Hi guys, Iman, Momin. welcome to another exciting episode of What's the 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। जल्दी से ईमान से पूछते हैं क्या रही फीडबैक। मोमिन, आपको जल्दी क्यों है? आराम से पूछते हैं ईमान से क्या रही फीडबैक। लोगों ने फीडबैक में ये भी बोला है कि आप बहुत तेज बोलते हैं, तो प्लीज आहिस्ता बोला करें। ये तो एक स्ट्रगल, हम कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बोलने की। अच्छा, मुझे लगता है मैं इतना तेज नहीं बोलती थी, मोमिन के साथ रह रहे कि मैं तेज हो गई। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं लम्ब गया हुआ था एक सेशन के लिए, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई मैम साइमा से काफी सालों बाद। तो ये बात मैंने उनसे भी की मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो उन्होंने कहा आपका दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा होता है, यू वेरी स्मार्ट, तो बहुत से आइडियाज होते हैं, आपको सब कुछ कहना होता है और कहीं ना कहीं वो दिमाग और जुबान का ना सिंक नहीं बन पाता। हाँ, और मुझे क्योंकि मोमिन के थॉट्स के साथ मैच करना होता है, तो फिर मेरा भी सिंक नहीं कर पा रहा, वरना मैं बहुत अच्छा। एक उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक चीज बताई, एक एक्सरसाइज बताई। उन्होंने कहा हम लोग अक्सर दिमाग में ना बातें सोच रहे हैं कि आगे ये शो में भी आगे ये बोलना है, आगे ये बोलना है, तो कहती इन बातों को ना आप पीछे दिमाग में एक जगह बनाओ कि वहां पे हमने स्टोर कर लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस आप बहुत ठहराव आएगा, आप ये नहीं सोचोगे आगे क्या बोलना है और आराम से बोलोगे। आपको सेलिब्रिटी से सीखना चाहिए। एट टाइम उनके पास कुछ नहीं होता बोलने को, कोई मजे की बात नहीं होती, इतना आराम से बोलते लगता कितना कुछ पता है इनको। सो आई वाज थिंकिंग, और एक तरफ ऐसे स्टार्ट होता है, एक तरफ उर्वशी रौटेला तालियां मैं उर्वशी रौटेला की तालियां मारना चाहूंगा। उस लड़की का जिगरा, वो कठिन से कठिन सवाल है जो उसके दिल में समाता है वो बोलती है। जो मैंने बोलना है मैं बोलूंगी, सवाल जो मर्जी हो। अब ना मैंने इंटरव्यू देखा उसका, सिद्धांत कनन आई थिंक नाम है ना उनका, जो होस्ट करते हैं इंटरव्यूज, तो उन्होंने पूछा कि उर्वशी सुना है कि आपने रोल्स रॉयस ली है, आपने उस लिस्ट में नाम बना लिया। You've joined the list जिन्होंने परचेज किया रोल्स रॉयस कलिनर। अब उर्वशी थ्राइव करती है कंफ्यूजन के ऊपर, तो उसने सवाल पूछा क्या आपने ले लिया, मुबारकबाद हो, आपने परचेज किया। आपको पता है कि बाहर तो इतना महंगा नहीं होता गाड़ियां, यहाँ पे इंडिया में इट्स लाइक यू नो वे मोर एक्सपेंसिव, बट देयर इट्स चीप। उर्वशी क्या हम आपको मुबारकबाद दें? कंग्रेचुलेशंस। देखिए बाहर की, जिससे मैंने बात की, बाहर तो महंगा नहीं होता। इंडिया तो भूल ही जाइए, आउटसाइड इज चीपर। बट उर्वशी हैव यू जॉइंड दैट लिस्ट? नहीं, बट यू जॉइंड देयर लिस्ट राइट। क्या आपने खरीद ली? बट यू हैव बॉट वन। देखिए अब खरीदना और वगैरह और नहीं आई, वो जवाब पे नहीं आई। स्टोरी मैं भी बताऊंगी। उर्वशी ने कहा मेरे ऊपर टेंपल है, ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मेरे नाम का वो पूछता रहा। आपके नाम का? उसने कहा अच्छा, मतलब आपको लेके लोग जाके वर्शिप करते हैं, तो माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं। मतलब टेंपल है तो वर्शिप कर, अब मंदिर है तो वही तो करेंगे। उर्वशी तो हम लोग फीडबैक से कहाँ चले गए हैं? हम लोग के शो का फ्लो ऐसे ही जाता है, फीडबैक से कहीं ना कहीं चल जाता है। खैर, फीडबैक की बात करें, बहुत से कमेंट्स आए। आधे लोग मोमेंट के साथ एग्री करते थे कि हानिया जो कर रही है लेट हर बी, उसकी मर्जी, वो स्मार्ट है कि वो कर रही है। आधे लोग मेरे साथ एग्री करते कि वो टू मच हो रहा है, थोड़ा सा उनको पॉज करना चाहिए, तो मिक्स ही रहा। उसके अलावा नईमा को लेके कुछ लोग कहते हैं नईमा भी हमें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सी लगती हैं, जैसे उनकी बूढ़ी सासी क्वीन। तो लोग कहते हैं कि हमें भी नईमा से वाइब आती है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है नईमा इज वेरी हर्ट, क्योंकि वो हर इंटरव्यू में जाके इतने धड़ल्ले से बोली जा रही है। अब उन्होंने कहा मैं कभी तुम टू का पार्ट ना बनना चाहूँ, मैं कभी तुम का दोबारा हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी, मैं इस टीम के साथ, इस प्रोडक्शन के साथ काम ना करना चाहूँ। तो आई थिंक इंसान ने कुछ महसूस किया होता है, एक यू नो, उसके बाद ही वो इंसान ये बात करता है, कुछ जर्नी में हुआ होता है जिसके वजह से पर्सनली इतना फील कर रहे होते हैं, स्पेशली फॉर समबडी हु इज नॉट दैट एस्टैब्लिश्ड। उसके लिए बात बोलना ऑब्वियस बात है, उन्हें पता है कि अपॉर्चुनिटीज, सारे ब्रिजेस जल जाएंगे। और एक बंदा जो ब्रिजेस जलने नहीं दे रहा वो है इमाद, क्योंकि इमाद ने बहुत स्मार्टली, जो कि सही बात है, इंडस्ट्री में नहीं करने। इमाद देखा नहीं मुझे नहीं पता नईमा क्या बोल रही है, उनका क्या तजुर्बा गुजरा है, लेकिन मेरे लिए कभी तुम सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। बोलती रहे नईमा, पर मैंने नईमा को अंडर द बस थ्रो कर दिया और आगे पीछे बस को चलाया, जबकि वो कुछ पर उनको फिर और क्या ही कर सकते थे। खैर, इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है ना, पीछे लोग करते हैं जिसकी बुराई। वो जो गाना है ना, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, वही है बस। खैर, उसके अलावा वानी को लेके बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया। हम बेसिकली बात और लोग समझ गए फिल्म का नाम, चंडीगढ़ करियाश। अच्छा, वानी के ना आगे बात भी करेंगे जाके शो में, वानी की ना बहुत कम मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस रही हैं, और चंडीगढ़ करे आशिकी मतलब मजाक के अलावा एक बड़ी उनकी एक अच्छी एक सॉलिड परफॉर्मेंस थी, और कहने की एक छाप छूट गई दिमाग में जो मान कहना चाह रही थी। हाँ,
उसके अलावा लोग कहते हैं आतिफ को लेट हिम बी, अगर वो रील्स बना रहे हैं तो बनाने दो आप लोग, क्या मसला। अच्छा बहुत आतिफ के वो लवर्स हैं, तो हमें भी रील्स का मसला नहीं है, बट क्योंकि आतिफ है तो थोड़ा सा हमें फील हुआ था। उसके अलावा लोग कहते हैं पंजाबी बोलते हैं हमें बहुत क्यूट लगे, थोड़ी पंजाबी ऐसी हो जाए, थोड़ी पंजाबी फिर इस मौके पे ऐसी बोलते रहांगे मौके ते मुनासिबत दे नाल। हां जद पंजाब जद भाई 2 फिल्मां आएंगियां हुनते नहीं आएंगियां नहीं आऊंगी नहीं, रुको। अच्छा मेरी पंजाबी सही है, बस कुछ वर्ड्स पे ना थोड़ा बंदा आएंगी को क्या बोलेंगे वैसे। हाँ आनगियां ते फिर ਅਸੀਂ पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। और फिजा और तुलसी का पॉइंट भी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, उसका भी थोड़ा सा आगे हुआ है। फिजा को अपेरेंटली तुलसी ने कॉल करके सॉरी बोला है कि मैंने कॉल है मेरे पास तुलसी बट की, फिजा से माफी भी मांगना चाहूंगी। मैं नहीं मांगती, जितना हंसी तुलसी जितने ने केक के लगाए थे तो आई डाउट ये हुआ होगा। तो आई थिंक सारी फीडबैक कवर हो गई है। सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होगी एक सैड नोट पे, आप सब जानते हैं जो कल हुआ पहलगाम में, बहुत अफसोसनाक, बहुत बुरा हुआ। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ सानिया होता है जहां पे इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट, वो दुख की बात होती है। आई जस्ट वांट कि जब इस तरह कुछ हो उसको हम एक और नैरेटिव स्पिन ना क्या करें। पाकिस्तान इंडिया वाला एंगल बीच में ना लेके मुसलमान इंसान की जान गई है। शाहरुख खान का बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू था बहुत साल पहले का, जहां पे उनसे सवाल पूछा गया मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो शाहरुख ने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया कि एक्सट्रीमिस्ट होता है, उसका लेबल लगाना जरूरी नहीं होता। एक्सट्रीमिस्ट इज एन एक्सट्रीमिस्ट, एडिंग एनी अदर टैग टू देम। एक्सट्रीमिस्ट लफ्ज के पीछे अगर हम लगाते हैं अमेरिकन एक्सट्रीमिस्ट, जूइश एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, जूइश एक्सट्रीमिस्ट और एन अमेरिकन एक्सट्रीमिस्ट, अ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और अ मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, तो हम एक एसोसिएशन बना लेते हैं जो गलत बात है। वी स्टार्ट पुटिंग अ टैग टू इट इज व्हेन वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग ट्रबल। वो एक्ट इटसेल्फ गलत है। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से 9/11 के बाद खास तौर पे मुसलमानों को लेके एक परसेप्शन है दुनिया भर में कि मुस्लिम टेररिस्ट इटसेल्फ टेररिस्ट है, वो गलत है। मुस्लिम लगाना साथ जो एक्ट है वो गलत है। जैसे अगर कोई रेपिस्ट है, वो हिंदू रेपिस्ट, इंडियन रेपिस्ट, इस तरह पे क्यों कहना, किसी चीज को पूरा एसोसिएट नहीं कर सकते, वो गलत है। रॉन्ग जो कर रहा है वो बंदा गलत है। हाँ, पूरा ऐसे करने से बहुत फिर वो बैड इन अ वे इन्फ्लुएंस जाता है आपको पूरी उस चीज को लेके। हर कोई मुस्लिम को टारगेट करते रहते हैं कि मुस्लिम ऐसे हैं, जबकि ऐसे सब नहीं है। तो जो पहलगाम में हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, हम उसे कंडेम करते हैं, पूरा पाकिस्तान उसे कंडेम करता है, मुसलमान हिंदू सब उसे कंडेम करते हैं, वो गलत चीज है। एंड आई जस्ट विश के इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं हमेशा सुनते हैं, अभी पावर गेम्स एट प्ले, ऊपर लोग बैठ के भी देख रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। एंड इट्स जस्ट सैड, पता है इवन जो इंडिया पाकिस्तान का चलता आ रहा है, उन्होंने ये किया, उसके टैग उन्होंने ये किया, वो करते 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 वॉर खत्म ही नहीं हो रही, इतनी टॉक्सिक होगी, इतने लोगों की जान जा रही है। अब ये जो कश्मीर का मसला है तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, इतने सालों से मसला आ रहा है, कोई इसका हल निकलता नहीं है। वन कैन ओनली होप एंड विश एंड प्रे कि ये मसला सॉर्ट हो जाए। और कहीं ना कहीं जो एक बनकर ना एक डिवाइड बनता जा रहा है हिंदू मुसलमान की, ये बहुत एक खतरनाक चीज है जो वक्त साथ बढ़ती जा रही है। बहुत हेटेड आने लगा है। अब मैं इसमें देखा था जो पहलगाम पे लोगों ने ट्वीट भी किया, इंडियन मुस्लिम सेलिब्रिटीज ने वहां पे इतने आए थे जो कमेंट किए, तुम तो सेव हो भाई, तुम तो मुसलमान हो, पाकिस्तान जाओ वगैरह वगैरह। तो इट्स वेरी सैड कि ये एक नैरेटिव बन गया, बहुत दुख की बात है। और अब इस तरह हुआ कुछ चीजों के इसके बाद ना, क्योंकि सिविलियंस पे अटैक हुआ है तो पूरा इंडिया, पूरी दुनिया हिल के रहेगी भी, एग्जैक्टली बहुत गलत हुआ है। और उसके बाद अब इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली इस पर रिएक्ट किया है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी थी पाकिस्तान से बहुत सालों से, इतनी जंगों के बीच में, इतने मुश्किलात के बीच में वो खत्म नहीं हुई, वो उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उसका उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान इंडिया वाला बिल्कुल डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर रहे हैं, कोई वीजा नहीं मिलेगा। जो पहले था ना सार्क वाला था वीजा, वो भी खत्म कर दिया है। जो इंडियन थे यहाँ पे डिप्लोमेट्स, उनको यहाँ से वापस बुला लिया है। पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स थे, सॉरी इंडिया में डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के थे, उनको निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। और जो इंडियन ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद थे इस्लामाबाद में, उनको भी वापस बुला लिया है। और जो बॉर्डर था अटारी वाला, वो भी खत्म कर दिया है। और बस सबको होगा कि पाकिस्तान वापस जाओ। जो इंडिया में लोग थे अभी जो गए थे वीजा वगैरह पे भी, मेरा एक दोस्त भी गया हुआ था, सबको उन्होंने निकाल दिया है। 48 आवर्स के अंदर वापस आप जाओ। तो बहुत एक एक्सट्रीम सी सिचुएशन देखने में आ रही है और ऐसा लग रहा है कि भी हालात बहुत ज्यादा इजी तरफ जा रहे हैं। हाँ, पहले भी लास्ट वीक तक आप शो में जब बात करते थे, माइंड में था कि कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ होंगे। इतनी अजीब बात है कि लास्ट वीक जब हम लोग शो करते, मैं ये बात बोला था कि लेट्स जस्ट होप एंड प्रे कि लग रहा है हालात बेहतर हो रहे हैं, भाई फिल्में आ रही हैं, इंशाल्लाह आइस से चीजें बेहतर होंगी। एकदम से ये हो गया और बिल्कुल बैक टू जीरो भी नहीं, हम अब जीरो से भी पीछे आ चुके हैं। अब हम इतना एक्सट्रीम, हाँ अब पता नहीं क्या हो गया, वॉर वगैरह वाले एंगल में कुछ बहुत एक्सट्रीम पे सब जा रहा है। और कहीं नहीं कि हमने इस पॉइंट को शो में शामिल वैसे भी करना था, कुछ गलत हुआ, दुख की बात थी। और इसका लिंक अबीर गुलाल के साथ बहुत है। अबीर गुलाल फिल्म जो आ रही थी फवाद खान और वानी कपूर की, वो
अच्छा कहीं नहीं, क्या फील लाइक हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। कुछ साल पहले भी इस तरह फवाद की फिल्म आनी थी ए दिल है मुश्किल, तो उस वक्त भी यही बात हुई थी कि यूनिट अटैक हुआ, उसका बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, करण जौहर को माफी मांगनी पड़ी कैमरा पे आके, उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोबारा कभी किसी पाकिस्तानी के साथ काम नहीं करूंगा। I would like to say that of course I will not engage with talent from the neighboring country. और बहुत मुश्किलात के बाद फिल्म को उन्होंने एडिट करना पड़ा, वो पाकिस्तान इंडिया दिखाना है बीच में, वो उन्होंने लखनऊ दिखाया था बाद में, तो उसके बाद फिल्म बड़ी मुश्किलात के बाद आई और सारे इंडियन एक्टर्स को पाकिस्तान वापस आना पड़ा, उन्हें निकाल दिया गया वहां से, और अब दोबारा 2025 में फिर से कहने की वही हिस्ट्री रिपीट करी है कि फिर से एक अटैक हुआ है और फिर से फवाद खान की फिल्म है, और वो कहीं ना कहीं से बात हुई सीरियस वाली में थोड़ा सा मुझे फवाद कितने लाइक उस तरह से उनकी लक कितनी बुरी है कि मनहूसियत मतलब कि उस वैसे एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि किस्मत से उनके वक्त ही हमेशा होता है कि अभी वो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे प्रमोशन में, हम प्रमोशन की थोड़ी जब बात करेंगे कि ही वॉज वेरी हैप्पी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब बहुत सब हैशटैग चल गए हैं कि बॉयकॉट करना है, मूवी को भी बॉयकॉट करे, वानी को बॉयकॉट करें, फवाद को, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अब इस फिल्म को लेके पहले जो खबरें सुनने में आई थी ये एक वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, सिनेमास में लगेगी, हमने तभी बोला था कि इंडिया में लगना इसका बड़ा हमें मुश्किल लग रहा था, पर अब तो इंडिया में लगना इसका ऑब्वियस बात है इम्पॉसिबल है। अब तो एमएनएस पार्टी ने पहले भी नहीं लगने देना था, अब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इवन ओटीटी भी अभी इम्पॉसिबल है। मुझे लग रहा है ये चुपके से फिल्म को करेंगे पोस्टपोन और कोई 2-3 महीने बाद या जो भी वक्त थोड़ा बेहतर होता है इसको डंप कर दिया जाए किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत दुख की बात है, अब भी ज्यादा पैसा लगा था, मेहनत हुई थी, एक फिल्म बनी थी, अब सारे गामा ने गाने भी इसके डिलीट कर दिए अपने यूट्यूब से, तो वो अंग्रेजी रंग नस्लिया के मैं देखना चाहता है, जरा में बात करनी थी, वो जो गाना नहीं मिला वो कहीं, और वानी भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डिलीट करिए, वानी को बड़ा बैकलैश मिल रहा है क्योंकि वानी की जो फिल्म आ रही है उसकी वो पोस्ट लगा रही है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो वानी को लोग बहुत इस पे हेट दे रहे हैं, वानी को कह रहे हैं कि वानी कुछ ना कुछ इसके ऊपर स्टेटमेंट पास करे, मैंने वानी की दूसरी मूवीज भी रेड 2 वगैरह को भी हम वानी भी ना तो इस पे पता नहीं अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, हालांकि वानी को चाहिए फौरन से इस पे अपना स्टेटमेंट दे। वानी भी थोड़ी सी कंफ्यूज होगी ना, क्या करूं, मतलब कि अभी क्या नहीं मान पहलगाम पे स्टेटमेंट देना, उस पे तो गलत हुआ, वो मुझे लगा वो पूरे मूवी वगैरह वाले को कह रहे हो कि पाकिस्तान के साथ काम करना, उस पे क्या बोले वो भी थोड़ा, अगर आप ट्विटर खोले एक्स खोले तो वो पूरा भरा हुआ है इस नैरेटिव के साथ कि हम बदला लेंगे और बहुत ज्यादा लोग ज्यादा तो मोस्टली लाइक ऊपर जो टीम्स होती थी पॉलिटिक्स वगैरह वाले वो ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं, अब सब आम लोग भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चलेंगे, कमेंट सारे बड़े होते हैं, इवन मैं तो वैसे मैं कह रही हूँ लोग कह रहे हैं वापस ले अपने फवाद को, हमें नहीं चाहिए, रखो अपने पाकिस्तान में, बहुत एक्सट्रीम हेट आ रहा है बहुत ज्यादा, और बल्कि मुझे लग रहा है इसके बाद इस फिल्म का तो ऑब्वियसली हालात बड़े खतरे में है, जो बाकी हमारी 2 फिल्में आने वाली थी, ईमान अशरफ की भी आनी थी और हानिया आमिर की, उनका भी पता नहीं क्या होगा, बेशक वो पंजाब में लगनी, बट पंजाब है तो इंडिया में ना, थोड़े वो बगावती बेशक हैं, पर कितनी बगावती हैं, बिकॉज अभी खबर आहिस्ता आहिस्ता फैंस तक भी पहुंच चुकी है फिल्मों की, बिकॉज कहीं ना कहीं ना अब सबको नहीं पता था मेन स्ट्रीम में कि फिल्म आ रही हानिया की, ईमान अशरफ की, तो वो बात फैल रही है एंड पीपल लाइक केयर के जो बहुत ज्यादा पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या टाइम है, तो आप भी इंसान हैं, आपने भी मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना, आपने भी आप बिला वजह आप थ्राइव करते हैं कि उस पे और इस पे चीजों पे, बट उनको जबकि आपका ताल्लुक भी फिल्म इंडस्ट्री से एक तरह से था, आप फिल्मों को रिव्यू करते थे, अब आप इसी में गुस्से की पता है वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, ये देखो भाई इंडिया वालों देखो ये जो फिल्म है पाकिस्तानी के साथ आ रही है, दिलजीत ने हानिया को हीरोइन लिया है, इसको भी बायकॉट करो, इसको बायकॉट करो, इस फिल्म को कहीं भी रिलीज नहीं होने देना चाहिए, दिलजीत को बायकॉट कर दो, वो बहुत मतलब कि ज्यादा गलत बात है, आप प्यार बढ़ाएं, आप पीस की बात करें, अगर आपने वो नहीं बढ़ाना, पीस नहीं बढ़ाना, तो एटलीस्ट हेटेड तो ना बढ़ाएं आप कहीं ना कहीं, वही रोक तो का वो लग रहा है कि होता ना जो आग लगा के खाते हैं सारे मॉब आओ इकट्ठे मिलके, वो जो बंदा पहले एक पकड़ता है मिट्टी का तेल लगा के उस पे आग लगा के फेंकता है, उसके बाद सब लोग वो केयर के एक्ट कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल बात पसंद नहीं आ रही। अच्छा इसका पाकिस्तान में अलबत्ता सुनने को आ रहा है कि फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी, मुझे लग रहा है फिल्म रिलीज ही नहीं होनी अभी, तो पाकिस्तान रिलीज तो ऑब्वियस बात है, वो तो सेकेंडरी बात है, तो लेट्स सी कि अभी इस मूवी का क्या होता है, उनकी 9 में तो वैसे आ ही गई ऑलमोस्ट, तो बट ये भी शायद हो सकता है एक बहुत अच्छा, मुझे ऐसे अव्वल तो लग रहा है फिल्म अभी आनी नहीं है, इसको उन्होंने पोस्टपोन कर देना है, बट अगर इन केस इसको वो ओटी फेंक देते हैं फिर शायद ये पाकिस्तान में सिनेमा में लग सके, वो एक सवाल है, टेक्निकली इट्स नॉट एन इंडियन फिल्म, ये बाहर की प्रोडक्शन है, तो वो लग सकती है, तो भी एक पॉसिबिलिटी है। खैर माहौल को लाइट करते हैं, हम जरा वक्त में जा रहे हैं 1-2 दिन पीछे, पहलगाम से पीछे जा रहे हैं, फिल्म की प्रमोशंस हो रही थी, पहलगाम मचा रहे थे, हम इतना खुश थे, जेन्युइनली हकीकी मायने में इतनी मुझे भी खुशी हो रही थी, हालांकि मान फब्बू की बहुत बड़ी फैन है, मैं सिर्फ फब्बू को देख के खुश थी क्योंकि फब्बू बहुत खुश थे, मैं भी, क्योंकि मुझे लगा वो फवाद जेन्युइनली वो इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो पूरी मस्ती खोर मूड में आए हुए हैं, ही इज ड्रेसिंग द पार्ट, वो अच्छे कपड़े पहन, मतलब नॉर्मली फवाद ना यहाँ पे बहुत ऐसे उन्होंने स्टाइलिंग गेम अपनी जरा छोड़ दी थी, खीर डाल के आते थे
फ्रंटों पे मिट्टियां डाल के, मतलब उनकी लुक्स पे कभी बहुत कैजुअल ड्रेस्ड होंगे, मतलब शॉल बांध के आ जाएंगे ऊपर, इवन द मॉलजेट प्रेमियर फॉर दैट मैटर, मायरा खान क्या वहां बनी थी, बॉम्बशेल बनी थी, मतलब ही वाज ड्रेस्ड नाइसली, बट वो थोड़ा मतलब कि इतना जब यहाँ बिकते प्यारे वो कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं और कपड़े पहन रहे हैं। मनी बैग गारंटी के वक्त भी वो मोस्टली सिर्फ शलवार कमीज पहन के प्लेन सी ब्लैक उस तरफ भी घूम रहे थे, वो बड़े चिल माहौल में घूम रहे थे, जबकि यहाँ पे बड़ा अपनी यहाँ वो प्रमोशन भाई वो एंजॉय कर रहे हैं, लुक्स बना रहे हैं, एंड ही लुक्स वेरी अलाइव, ही लुक्स लाइक ही इज एंजॉयिंग द एंटायर प्रोसेस, और वो मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी, तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा था वो फवाद खान का एक फेस था तब, अब वो बदल चुके हैं, अब वो बड़े, लेकिन नहीं, सीरियस मैच्योर से हो वो इंट्रोवर्ट सीरियस अभी भी हैं, बट वो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे एक ट्वीट है जो बड़ा चर्चा हो रही है, उसकी बात मैं करना चाहूंगा। उर्दू मॉम ने किया पोस्ट, उन्होंने कहा आई लव फवाद खान बट व्हाई डज ही एक्ट लाइक अ नाराज दामाद इन पाकिस्तान एंड ऑल ईगर बहू फॉर इंडियन प्रोजेक्ट्स। और बड़ा अच्छा ये था, इसलिए आप गहराई में भी जाओ ना, जिस तरह देखा जाए कि जो ईगर बहू होती है वो बहुत मेहनत करती है, बहुत कोशिश करती है, उससे वो उतना मुकाम नहीं मिलता, वो कोशिश करती रहती है कि मैं एक नाम बना लूं, और जो नाराज दामाद हर बात पे नाराज रहता है, उससे आप प्लेट में सब कुछ दे दो तो वो बड़े सही बैठती है। बहुत अच्छा था, कुछ पाकिस्तान में हर प्रोजेक्ट को कहते हैं मैं टांग मारनी है, और इंडिया का कोई भी वो है तो वो खुश थे कि करना है मैंने जो भी, तो कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात ये भी लोग में कमेंट पढ़ा था कि लोग कह रहे हैं कि वानी और फवाद की केमिस्ट्री बड़ी मजे की लग रही है, दोनों डांस कर रहे हैं, और लोगों ने दुख का इजहार किया। इससे लिंक बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान में तो फवाद जब फिल्म करते हैं वो कपल एंगल हमें देखने को नहीं मिलता। अब भी मॉलजेट की बात करें तो माहिरा इतनी मतलब तैयार शार हुई थी, और कट्ठे की फोटोज कोई नहीं है, देयर आर नो मोमेंट्स। चलो वन कुड आर्ग्यू भी वो इतनी रोमांटिक उस तरह से नहीं थी, बट जो भी है आपकी फिल्म के हीरो हीरोइन तो थे ना। मुझे नहीं पता फवाद का क्या बॉन्ड है, जिससे अब वानी है, वानी के साथ वो इंस्टा फॉलो वगैरह भी करे, माहिरा के साथ इतना कुछ कर चुके ना, माहिरा को फॉलो करते पता नहीं क्या इनकी आपस में दुश्मनी है, कुछ है क्योंकि कोई तो वजह होगी। अच्छा वानी का मैंने थोड़ा सा नोट किया था, वानी ने फवाद को खुद जबरदस्ती डांस करवाया था, थोड़ा सा मैंने फवाद को देख लिया, फवाद ने कहा बस अब ज्यादा वो बहुत घूम लिया, वानी ने खुद अपने हाथ में रोड़ के अपने आप को घुमाया था, फवाद ने तो नहीं किया, वरना एक एंड पे ये भी होता है जैसे लड़की को नीचे गिराते होते, फवाद ने कहा कुछ नहीं करना, बस फवाद को रहा तो ऑकवर्ड से ना। हाँ तो फवाद को था कि बस अब डांस पे के लिए फवाद ने फटाफट माइक पकड़ा कि बस वानी हो गया तेरा, वो गाना गाते इतने पैसा में इतना ही मिलेगा, हाँ तो गाना गा के जरूर है, डांस कोई करना नहीं चाहते। मैं उस बात को जरा बेर लोग कमेंट करते कि पाकिस्तान में फवाद और सदफ कटे दिखते हैं, हाँ, कपल मियां बीवी हैं, हाँ, तो उनकी जो ऑन की रील वाली जोड़ी नहीं दिखती, क्योंकि वहां पे उनकी रील लाइफ जोड़ी दिख रही है, तो ये लोगों ने बात एक नोट की, मुझे भी लगा हाँ यहाँ पे मॉलजेट की मैंने फोटोज खोली, फवाद और सदफ नहीं पाई, वरना वहां पे सदफ होती तो नहीं मानो, अब गाना गा रहे हैं वहां पे, मेरे हाथ से होते हैं इंडिया वाले बड़े प्रॉपर हैं, वो स्टेज वाले पे लेदा बुला के वो रखते हैं इस तरह के, यू कांट ब्रिंग योर फैमिली, मतलब कि आ सकती है ऑडियंस में, इस तरह नहीं हो सकती। यहाँ पे तो ये कि वो मतलब कि हर जगह साथ ही इंटरव्यू में भी साथ बैठ सकती हैं सदफ, मतलब वहां पे थोड़ा वो प्रॉपर रखते हैं, तो इसलिए भी शायद में भी इस वजह से भी हो रहा हो। लेकिन कमेंट्स बहुत बुरे आ रहे थे, पहलगाम से पहले भी कमेंट आए थे भाई वापस जाओ, भिखारी आ गया पाकिस्तान से भीख मांगते हुए, और लोग पाकिस्तानी बैठे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब वो फवाद को हमेशा कहते हैं मेरे फवू इंडिया से भी जलील होता है, पाकिस्तान से भी जलील होता है, फवाद का ना मायका दोनों कबूल नहीं करते, तो कहाँ गए बहू ये तो मान, तो बहू भी एक साइड नहीं ना चूज कर पा रही, बहू भी एक जगह सुकून करे, मतलब कि पाकिस्तान में आपको अच्छा बोले, आप इतने मतलब कि स्मार्ट हैं, आप खुद अपने हिसाब से मूवी को बना लेते, ठीक है आपको प्रोजेक्ट उस तरह के नहीं मिल रहे थे। इस बात की बात भी करना चाहूंगा मैं, तो मेरा एक सवाल दिमाग में आया कि इंडियन फिल्म्स बात बहुत शौक से करते हैं, इज इट गुड कंटेंट और गुड मनी? बिकॉज़ ये भी एक पोस्ट लगी बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा, बिकॉज़ ये एक पोस्ट आई सोशल मीडिया पोर्टल्स पे जहां पे रिपोर्टली फवाद खान को इस फिल्म के मिले हैं इंडियन 5 to 10 करोड़, जो पाकिस्तानी बनते हैं, मैं इंडियन को इंटू 3 कर रहा हूँ, हालांकि 3.2 है, मैं थोड़ी मोटी मैथ कर रहा हूँ, 15 से 30 करोड़ पाकिस्तानी मिला फवाद को इस फिल्म का, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, हालांकि पता है आइडली अमाउंट ज्यादा होना चाहिए था। अच्छा मैं यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट लिए मैं थोड़ा एक आर्टिकल अभी आया था हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में, जहाँ पे उन्होंने सबकी ना एक्टरों की फीस की थी, मेंशन की थी, और ये बहुत सी आती खबरें इस तरह की भाई इतना रिपोर्टेडली रूमर टू, बट ये एक बड़ा प्रॉपर अनुपमा चोपड़ा इसको हेड कर रही है, और बड़ा प्रॉपर एक आर्टिकल था जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री इनसाइडर से बात करके पता लगाया, और जस्टिन राव इसके राइटर, अगेन वो बड़े फेमस एक जर्नलिस्ट है, तो यहाँ पे सबकी फीस लिखी है लास्ट ईयर के हिसाब से, जो बड़े एक्टर्स हैं वो तो एक प्रॉफिट शेयरिंग में चलते हैं, पता है कि वो एक बेसिक फीस लेते हैं, उसके बाद जितने पैसे फिल्म कमाएगी तो उस हिसाब से वो लेते हैं, इस हिसाब से शाहरुख खान की 350 करोड़ बनी, बट वो अगेन प्रॉफिट शेयरिंग, तो वो एग्जैक्टली फीस नहीं है। हम अगर फीस की बात करें तो अजय देवगन वगैरह, अक्षय कुमार लेते हैं 70 से 80 करोड़, ठीक है, ये इंडियन में है, ठीक है, पाकिस्तान में इंटू 3 कर लें, ठीक है, 3.2 टू बी प्रिसाइज, बट इंटू 3 कर लें, रणबीर को 80 करोड़, ठीक है,
रणवीर सिंह 50 से 60 करोड़, कार्तिक आर्यन 40 करोड़, वरुण धवन शाहिद कपूर 30 करोड़, विकी कौशल 25 से 30 करोड़, आयुष्मान खुराना राजकुमार राव 15 से 18 करोड़। ठीक है, अब इस हिसाब क्या हुआ, इतना तो हमारे फब्बू का वो जब इस हिसाब से फवाद का, अभी फवाद को मिले इंडियन 5 to 10 करोड़, तो फवाद का आइडली शुड हैव बीन 10 to 20 के बीच में होना चाहिए था। हाँ 20 तक, मतलब कि वरुण शाहिद नीचे, से नीचे वाला लेवल, आयुष्मान वगैरह से थोड़ा ऊपर वाला लेवल। हाँ किसी को वो नहीं करे, वो नहीं, लोग मेरे फ्रेंड होते क्लासों में डालते हैं ये आपको है सिस्टम, अब आप लड़ो कि क्यों आयुष्मान और उसका ऊपर ज्यादा नहीं मिल रही, ये बना हुआ सिस्टम एक दुनिया का, तो उस सिस्टम के हिसाब से हम किसी एक्टर को कंपेयर नहीं कर रहे। 15-20 फवाद की बनती थी जो पाकिस्तान के भी हमारे स्त्री के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए। राजकुमार राव, सॉरी ये बात मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ ऑफ कैमरामैन को, राजकुमार राव के पूरे करियर में 3 क्लीन हिट फिल्में हैं, स्त्री 1, स्त्री 2 और क्वीन, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या? हाँ समझ रहे कि जो कहना चाह रहे हो। तो फबू का बनता रहा 15 से 20 करोड़, जो आई थिंक पाकिस्तानी 30-60 के बीच, 30 करोड़ to 60 करोड़ के बीच में रफली बनता था। और अच्छा इंडियन एक्ट्रेस की ये मुझे बड़ा दुख हो वैसे, सही वो पिटते हैं कि इक्वालिटी को लेके। अब दीपिका पादुकोण के सबसे ज्यादा पैसे हैं, 20 करोड़ है? आलिया भट्ट के और करीना कपूर के 10 से 15 करोड़, श्रद्धा के 10 करोड़, क्यारा के 6 से 7 करोड़, कृति के 4 से 6 करोड़, तृप्ति, अनन्या, सारा वगैरह 2.5 से 3 करोड़। तभी वो कहते हैं कि इक्वल पे सही है। फबू जब वहां पे दीपिका करीना वगैरह को 20 मिल रहा है, तो फिर वानी के राजकुमार आयुष्मान को देने को तैयार हो। वानी के मेरे हाल से इस लिस्ट में बनने के, हाँ तृप्ति, अनन्या, सारा लिस्टिंग होगी वानी भी। बेशक वानी काम ज्यादा कर चुकी है, बट वानी वही आगे बात भी करेंगे। मुझे लगता है खैर मैं नहीं कहूँगी, लोगों ने कहना है वानी क्या, इससे भी शायद कोई और लिस्ट होगी वानी से। वानी मुझे जो लगता है ना पर्सनली, जिस मूवी में कोई लड़की कहती है ना हमने नहीं आना, रोल छोटा है, कुछ भी, वानी कहती है मैं तैयार हूँ करने के लिए। मैं वानी की यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत सा मुझे भी हेट करेंगे, क्योंकि ये भी फजा चल रही है ना कि वानी को क्यों डी ग्रेड। वानी की बात आगे करेंगे, ठीक है? तो पैसे की बात मैं करना चाहता था, तो पैसे की बात मैं करना चाहता था कि फवाद खान का ये भी एक बात आपको समझ लगती है कि वो जितने पैसे कमा रहे हैं, अभी उन्होंने अगर 15 से 30 करोड़ भी कमाया है, अगर वो पाकिस्तान में होते और ड्रामे करते, अब ड्रामों में एक अच्छे एक्टर को ना, एक मेल एक्टर को मिलते हैं एनीवे बिटवीन 40, 50, 60, 70 लाख, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना लेवल्स होते हैं ना। अगर आप फवाद खान हो तो आपको ऑब्वियसली बात है करोड़ प्लस ही मिल जाएगा, आतिफ असलम में भी सगे माँ में आई थिंक करोड़ प्लस ही लिया था। तो फवाद खान का चलो हम लोग पिछले 10 सालों का अगर हम करोड़ भी लगा लें हर साल का, और फवाद खान वो साल में एक ड्रामे करेंगे, फिर 60 दिन लगता है ड्रामे में, बड़ा ड्रामे में बहुत ज्यादा। फवाद ने खुद भी कह दिया है कि मैं ड्रामे, तो पिछले 10 सालों में अगर 10 ड्रामे करते तो वो 10 से 15 करोड़ कमा पाते, उन्होंने इस फिल्म से 15 से 30 करोड़ कमा लिया। मैं खुश हूँ इस तरह फिल्में करें, जाके वानी शानी के साथ यहाँ पर आके वो पैसे इन्वेस्ट करें, यहाँ पर कुछ और बने पाकिस्तान के लिए। अपने हाथ वापस ले आए, खत्म होगी फिल्में वानी के साथ, ये भी नहीं आनी और आगे भी तो मिल जाएंगे ना। हम ये करने नहीं आई तो हमारे फब्बू को पैसे दो ये क्या बात हुई, सॉरी हेट भी लिया पैसे। हालांकि वैसे रिपोर्टेडली इस फिल्म को लेकर कुछ खबरें आई थी, इसकी प्रोडक्शन को लेकर, पैसों को लेकर, पैसे कहाँ से आए हैं, किसने फाइनेंस किया है, वो भी ये भी एक केआर के नहीं, मैंने नहीं पढ़ा ये, केआर के भी वैसे वो लगा रहे हैं ना दूसरे सरदार जी वगैरह को लेकर। पाकिस्तान का एक कोई बहुत रिच आदमी है जो इस फिल्म में पैसे लगा रहा है, मैंने कुछ इस तरह सुनने में आया था, तो वही बात भी है। सो ये सीन भी है। लेट्स सी, खैर फवाद की बात जो है, आई फील फवाद यहाँ पे रह के बाद वो अच्छे प्रोजेक्ट खुद कमीशन करवा सकते थे। फवाद खान का इतना नाम था कि फवाद खान के नाम पे कोई भी चैनल, कोई भी टीम इकट्ठी हो सकती थी। फवाद की मूवीज में घुस जाते, घुसे ना नीलूफर में, आनी है अभी तक आनी सकी, वो आ जाएगी। किस्मत ही बुरी होगी ना, उनका टाइम बहुत ही, मतलब प्रोजेक्ट्स लेट हो जा रहे हैं। अच्छा मैं वैसे जान चाहती हूँ फव्वू का इंस्टा कौन चलाता है? फव्वू ने मौला चट में से किसी को फॉलो नहीं किया ना, बिलाल शेर को। मैं वैसे जानना चाह रही हूँ कि वहाँ पे तो थोड़ी दोस्तियाँ लगती थी मुझे। कर्ली टेल्स को फॉलो किया दोनों अकाउंट को। मैं खुद पता नहीं वैसे देखती हूँ किसको फॉलो करें, कुछ बड़ा होता है ना किसको फॉलो करें, क्योंकि मैंने वरना नहीं कहना था, मैंने कहा था पुराने जमाने का कपूर एंड सन से फॉलो करें, उन्होंने देखा ही नहीं। जब वानी आई ना फिर मेरे थोड़े से गुस्से निकले, फिर मैं थोड़ा तड़पी यहाँ पे कि वानी जब बात सुनती, फिर बाकी कर्ली टेल्स क्यों दोनों पहले मैं जगह पता नहीं बेटा बैठा उनको वानी को क्यों करना था तो थोड़ी सी बात हम प्रमोशन की करें तो बड़ा धड़ाधड़ इंटरव्यूज हो रहे हैं, और एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी तब बनी जब सादिक सलीम ने इंटरव्यू किया कास्ट का फॉर समथिंग हॉट, तो वहाँ पे फवाद खान मौजूद है, अमित त्रिवेदी मौजूद है, लेकिन वानी कपूर मौजूद नहीं है। एंड खबर ये आई उड़ती भाई कि वानी कपूर ने मना कर दिया। अब दो इसकी वजूहत सामने आ रही हैं। एक वजह कि एक पाकिस्तानी पोर्टल को मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी,
और सेकेंडली समथिंग हॉट ने मेरे बारे में काफी कुछ बुरा भला बोला है तो मैं सोच रहा हूँ कि वानी मुझे छुरी मारती, हम तो प्रॉपर कहते कूड़ा वगैरह, हमारे तो वर्ड्स भी एट टाइम्स होते हैं ना। कूड़ा तो नहीं कहा मैंने, कूड़ा नहीं बोला हमने, वो फिर हमने सही ऑफ स्क्रीन बोला। मैं साथ हूँ अपने बहन भाई हसन के, हम लोग नॉर्मली दुनिया में चीज है, क्लासेस आती हैं बीच में, अब आएंगे इंडिया वाले मेरे खिलाफ थोड़ा सा बोलने के लिए, मैं वानी की फिल्मोग्राफी निकाल दूँ आप तो हाँ, ताकि मुझे मैं अपना पॉइंट तो वैलिड रखूं। मैंने सादिक टीम से बात की इस बारे में कि एग्जैक्टली सादिक क्या हुआ, तो सादिक ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मेरा इंटरव्यू बिल्कुल एंड पे था और वानी तब तक जा चुकी थी, वरना कोई इशू नहीं है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि मैं सादिक के बाद से मुझे लग रहा है कुछ दाल में कुछ काला है, बिकॉज़ अपेरेंटली समथिंग हॉट की वीडियो लगी जब, तो उसमें सादिक ने बोला ये कि वानी नहीं मतलब आ सकी, वानी मतलब नहीं इंटरव्यू दिया, बाद में वो डिलीट होके शो दोबारा लगा। हाँ, तो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है, लोग हर कमेंट्स भी कर रहे हैं, कमेंट्स पढ़े तो वहां पे सारे आर्ट थे। लेकिन हम लोग सादिक की ऑफिशियल बात को माने कि उन्होंने कहा कि इतना मसला कोई नहीं था। नहीं, मैं ऑफिशियल बात कभी नहीं किसी की मानती, मैं एक्टर्स की नहीं मानती, मैं सादिक की मानूं, अपना थोड़ा सा बंदे को करना चाहिए। तो लेकिन नुक्ता पर भी अभी वानी का इंटरव्यू नहीं है, वहां पे सिर्फ फवाद का, तो शायद ये वाला एंगल जो कि पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू नहीं दूंगी, हो सकता है। अब मैं फिल्मोग्राफी निकाल चुकी हूँ वानी की, इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे, हम इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे, वो आप तो नहीं करना चाहते। अच्छा, वानी की ओके, बिफोर यू नो वी टॉक अबाउट द फिल्मोग्राफी इन डिटेल, सो वानी का पूरा जो करियर है उसमें बड़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रह चुकी हैं, वो ग्लैमर फैलाती हैं, वो गाने करती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत कम है जहाँ पे जैसे चंडीगढ़ के आशिकी में प्रॉपर का एक रोल था, उनकी बहुत सी फिल्मों में बहुत कम इस तरह के रोल्स हैं जहाँ पे हम कि हाँ भाई ये एक वानी ड्रिवन फिल्म थी, कि वानी के नाम पे फिल्म को बेचा गया। हम हंस में सब पढ़े हैं, ज्यादा मूवीज है ही नहीं। अच्छा। सबसे पहले शुद्ध देसी रोमांस आई थी, वो परिणीत थी, डेब्यू था, यश राज बहुत मेहरबान है वानी पे, हाँ, वो हर फिल्म सारी उन्होंने यश डी थी ना उनकी, हाँ, बेफिक्री आई, बड़ा लगा के रणवीर सिंह के साथ आई, अजय चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी ना फिल्म, ये फ्लॉप हुई थी ना, मुझे याद है। बेफिक्री डिडंट डू वेल, फिर वॉर में कहीं ना कहीं वार में मतलब टाइगर फिल्म, हाँ, वो नॉर्मल उन पे था। फिर बेल बॉटम आई, फ्लॉप हुई अक्षय कुमार के साथ। चंडीगढ़ करियाश की ठीक थी। शमशेरा फ्लॉप हुई। खेल खेल में शमशेरा वाज अ बिग फिल्म, रणबीर कपूर, यश राज, बिग करके उसको लोगों ना वो कर फ्लॉप गई, हाँ, बिग फ्लॉप आल्सो। तो उसके बाद फिर हाँ, शमशेरा के बाद खेल खेल में आई, वो भी नहीं इतना चली, ओटीटी टाइप वाइब्स में थी, खत्म। उसके बाद रेड 2 आ गई और वीर गुलाल आ गई। हालांकि हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है, नाम वानी को मिलना है कभी, पर पता नहीं, मुझे डर सा लग रहा है, हम कभी लंदन में जा रहे हो तो वहाँ दूर से वानी हम एक कूड़े मैं बस एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि ठीक है, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, बट हम लोग अगर लीग्स की बात करो, लीग्स एग्जिस्ट करती हैं। हाँ। अब या फिर बहुत वो आजकल के वोग्स में कर सकते हैं कि नो 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 हर एक्टर है, बट होता है A B C D। छोटी सी बात दो जो और भी करनी है कि वानी का जो गाना आया, अंग्रेजी रंग रसिया, अंग्रेजी रंग रसिया लगे, तो मुझे थोड़ा पहले अच्छा नहीं लगा, बट अब सुन के अच्छा लगने लग गया। क्यूट है सारे उनके पार्ट्स में सारे। और एक और गाना भी आ रहा है कल, अब पता नहीं कल कब आएगी, कि आएगी भी कि नहीं आएगी, टाइट मेरे वाली टाइट कर दी है, इसका बड़ा मजे का टीजर आया, वानी और फवाद है, और उसी टीजर के लोगों ने अपनी जूतियां निकाली हैं। अच्छा, गाने के लिरिक्स मजे के थे, वैसे लड़के लड़की की लड़ाई होती है ना, मेरी वाली। और वानी भी पोस्ट अब डिलीट करना स्टार्ट करी अपने इंस्टाग्राम पे, तो वो बनता है, ये कमेंट्स पहले डिसेबल होते हैं, उसके बाद फिर वो तो ये स्टार्ट हो गया चीज। बट उनके जूक बॉक्स वगैरह आ गया हुआ है, गाने मुझे मजे के लग रहे थे। जूक बॉक्स Spotify पे है, वहां पे गाने भी अवेलेबल है, बल्कि सारे गाने पा की वेबसाइट पे भी अभी अवेलेबल है। वो उनके YouTube पेज पे उन्होंने हटा दिया कि सेंटीमेंट बहुत लोग अपसेट हैं, बहुत नेगेटिव जा रहा है, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, और ये अभी से पहले भी अभी तो पहलगाम से पहले भी लोग अपसेट ही थे इस पूरी फिल्म को लेके। और बहुत दुख की बात है, लास्ट वीक इतने खुश थे हम लोग, फिल्म आ रही है, मैं बहुत ज्यादा ही खुश था, लगता है मेरी नजर लग गई कि इतने एक्साइटमेंट दिखा रहा था, अब तो हालात बहुत फीके बढ़ गए हैं, एंड लेट्स जस्ट होप एंड प्रे, अब तो बस कि मौके हो सकता है कि हालात बेहतर हो जाएं और चीजें बेहतर हों। मैं फवाद के घर जाना चाहती हूँ चिड़िया बन के। फवाद क्या फील कर रहे होंगे नहीं इतने मतलब कि सालों के बाद, मैं कह रहा है फवाद को एयर हग्स, मुझे नहीं पता कुछ होता है ना एयर हग्स का, मतलब हवा में हग दिया मैंने, लेकिन दूर से हग। मतलब इन ऑल ऑनेस्टी फवाद मस्ट बी वेरी सैड राइट नाउ कि इतने सालों बाद एक उनकी फिल्म आ रही थी, और आपके बहुत कुछ चल रहा होता है कि जो भी सर आपने मेहनत की सब कुछ। मतलब एक बात है, सब कुछ। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी हमने पैसों की बात की, अब खुद जिसको भी मैथ आती है, मैथ नहीं भी आती, बेसिक जिसमें भी अक्ल है, वो इस बात को सोच सकता है, समझ सकता है कि फवाद खान अगर इंडिया में होते वो कितना पैसा, इज्जत, नाम, फेम, कितना कुछ कमाते। एंड कहीं ना कहीं आई फील लाइक फवाद खान करियर वाली बात ना कर, उनके इंडिया वाले सारे कहते हैं वापस जाओ, पैसे वगैरह। 2016 में अगर हालात खराब ना होते, समझिए अगर हालात सही होते, पर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है तब से सेंटिमेंट्स इंडिया वाले बहुत ज्यादा पाकिस्तानी को वापस ही भेजते होते हैं, तब इतने बुरे हालात थे। हमें कोई इतने खास रोल भी नहीं मिले थे, हम बड़े खुश भी होते हैं। मायरा खान रईस कर चुकी थी, एहदिल मुश्किल में छोटा सा रोल था वो में, वो तब स्टार्टिंग था ना मान फवाद का, आहिस्ता आहिस्ता
कपूर एंड सन्स में जो मोमेंट रोल था। खैर हम बस बहुत मुझे बहुत ज़्यादा लंबा पॉइंट हो गया फब्बू का। लव यू फब्बू, आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर बात अभी हम लोग कर रहे थे सेंटिमेंट्स की, लोग बड़े अपसेट हैं। ईमान ने भी बात की थोड़ी वोक वर्ड की भी। अगले पॉइंट तक बढ़ते जहाँ बात करेंगे कुछ वोक लोगों की और बात करेंगे कुछ पब्लिक के सेंटिमेंट्स के, लोग बड़े अपसेट हैं। बेसिकली परवरिश ड्रामे की कास्ट आई निदा यासिर के मॉर्निंग शो में, एंड सबसे पहले भाई दिस वाज अ मॉर्निंग शो एपिसोड लाइक नो अदर। जो जेन जी की बात हम सब करते आए हैं कि जेन जी ऐसे जेन जी वैसे, जेन जी ने बता दिया और दिखा दिया कि हमारा टॉक शो भी किस तरह का होगा। पूरा टॉक शो की वाइब मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। सारे यंग एक्टर से तालियां बजाता हूं। सबके ओपिनियन, सबकी बातें इतनी वेल थॉट आउट थी। वो उन्हें लगा था उन्हें पता वो क्या बात कर रहे हैं और बड़े मैच्योर तरीके से बातें बोली। श्योर ऑफ देमसेल्व्स माशाल्लाह, मतलब कि सबको पता था कि हमने क्या क्या बोलना है। आर्टिकुलेटेड ओपिनियंस। हां क्योंकि वरना मोस्टली बड़े एक्टर्स भी आते हैं हमेशा कुछ बुखलाई हुई स्टेटमेंट्स देते हैं, बट ये लोग भी इतने छोटे हैं और इतने ज्यादा अच्छे स्टेटमेंट्स हैं पूरे शो में। देखिए मैं कोई एक किसी को पिन पॉइंट करके ये नहीं करूंगी कि सबने बहुत अच्छा किया, सबकी बहुत अच्छी थॉट्स। किसने कम बोला, किसने ज्यादा बोला, बट सबने बहुत अच्छा बोला। और इसी मॉर्निंग शो में एक बात जो निकली है, जो लोग बड़े अपसेट हो रहे हैं, हुआ कुछ कि वही एक जो डिस्कशन चलता आता है डिप्रेशन को लेके, थेरेपी को लेके, नमाज को लेके, मजहब को लेके, उस पे आयना ने कुछ बातें बोली जो एट इट्स कोर उनकी वही बात थी जो बात हम सबको पता है कि जब आप बीमार होते हो आप दुआ करते हो, आप साथ दुआ भी लेते हो, एज इनकी दवाई मेडिसिन भी लेते हो। गला खराब हो, सर दर्द हो, जुकाम हो, अगेन दुआ भी और दवाई भी। और पता है जब पूरी बात स्टार्ट हुई सबने बहुत अच्छे से संभाले थे। समर ने यही बात बोली थी कि जब आपको दिल को कुछ होता है डॉक्टर के पास जाते हो, दिल का मसला हो डॉक्टर के पास जाते हैं, गाड़ी खराब हो मैकेनिक के पास चले जाते हैं। अब्बुल ने भी, सबने बहुत अच्छे किया था। आयना पता नहीं एकदम ही पता नहीं उनका बोलने का तरीका ना माशाल्लाह, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज अ किड आल्सो, बट वो कहीं ना कहीं उनको था कि मैं बहुत अच्छी थॉट्स दे रही हूं, तो वो बहुत हाइपर होके एकदम आ रही थी। तो उन्होंने जिस तरह टोन में बोला ना, उसी बात को कहना चाहा, बट कुछ लफ्जों का चुनाव थोड़ा आगे पीछे हो गया। आपका बच्चा जाएगा थेरेपी पे, टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेट, एंड थेरेपिस्ट बोलेगा नमाज़ें पढ़ो। तो इसकी वजह से लोगों को लगा कि वो ये कहना चाह रही कि नहीं भाई नमाज सब कुछ नहीं है, वो ये कहना नहीं चाह रही थी। आयना ने बात स्टार्ट इस तरह की ना, थेरेपिस्ट्स आर रियली मीन, थेरेपिस्ट्स आर समटाइम्स रियली मीन। तो मीन करते करते उन्होंने कहा क्योंकि वो रिलीजन का कहते हैं, तो ऐसे लग रहा था कि वो पता नहीं कहना चाह रही कि रिलीजन को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। तो आयना की बात वहां से गलत होगी, वरना बाकी सब बहुत सही कह रहे थे कि आपको थेरेपिस्ट के पास भी जाना होता है जब आपको मेंटल हेल्थ की जरूरत हो, आपको कुछ लग रहा हो कि सब कुछ सही नहीं हो रहा, कोई बीमारी हो तो भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये भी तो एक हिस्सा है ना आपके जिस्म का। जस्ट टू क्लैरिफाई कर, लोग बहुत बातें हो रही हैं, वहां पे सब बच्चों ने ये बात को बोला कि बिल्कुल इस्लाम, दीन, नमाज में सारे हमारे मसलों का हल है। ऑब्वियसली नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ आपको दवाई भी, डॉक्टर के पास जाना भी इम्पोर्टेंट। अल्लाह ने हमें प्रॉब्लम दी है तो एक इलाज भी दिया है, इसके लिए काबिल बंदा बनाया है, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। कुछ कभी-कभी आप इस तरह इस हालत में होते हो कि आप लाइक सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उठ ही नहीं पा रहे हो, नमाज उसके बाद आई। अगर आप बिल्कुल बेड पे लेटे हुए कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसमें पहले आपको हेल्प चाहिए, आपको मेडिसिन भी चाहिए हो सकती है, आपको प्रॉपर एक हेल्प मिलेगी। दिल का सुकून नमाज से मिलता है, बट आफ्टर पॉइंट अगर बट साथ साथ जाना होता है ना, कि जब आप खुद मतलब कि उठ सकोगे तो फिर कर सकोगे। आफ्टर पॉइंट आपको नमाज के साथ आपको फिर दवाई भी लेनी पड़ती है, जो एंजाइटी की पिल्स वगैरह भी होती हैं, बहुत कुछ, वो बहुत चीजें होती हैं। तो इसलिए दोनों चीजों को साथ साथ करके लेके जाना चाहिए, दोनों के अलग अलग होने से कुछ नहीं होगा। जहां मैं इन सब बच्चों से इंप्रेस हुआ, वहां पे साथ थोड़ा मैं परेशान भी हुआ कि इतने छोटे बच्चे हैं और ये थेरेपियों की बातें हो रही हैं और थेरेपिस्ट अच्छा नहीं, वहाँ पे जाओ। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको बहुत ट्रैवल भी करना पड़े। हमें आयना की बात की हैरान थी, आयना ने कहा थेरेपिस्ट बदलते रहो। अगर आपका पहला थेरेपिस्ट अच्छा नहीं निकला, यू नीड टू कीप टॉकिंग टू पीपल। मुझे आयना को बहुत बुरा थेरेपिस्ट मिला। आयना का थेरेपिस्ट बहुत बेसिक था, उनका इफ यू डोंट वाइब विद योर फ्रेंड्स तो चेंज योर फ्रेंड्स। उन लोगों के साथ नहीं रहे जो आपको नेगेटिव वाइब देते हैं। अरे हम जानबूझ के थोड़ी ना करते हैं, कभी कोई थेरेपिस्ट इस तरह मोस्टली नहीं कहते, मोस्टली आपको बता रहे हो। तो ये भी लगा मुझे आयना और समर के बीच में थोड़ा एक ना तकरार सी ही, लोगों ने उस पे कमेंट भी किया था, मुझे ऐसे बैठे थे निधन बीच में गया भी दिया ने कहा आईना आपकी प्रोफाइल सही नहीं आ रही, प्रोफाइल तुम्हारे चेहरा नजर नहीं आ रहा, चेहरा उस तरफ करके बोल। पता चल गया पतली हो गई हैं, थोड़ा सा अपना मुंह दिखा दो, थोड़ा सा उस तरफ करो, पतली बहुत हो गई हूं मुझे पता है। आईना बहुत ऐसे अपनी बैक करके बैठी थी। लास्ट टाइम समर आईना जब आई थी तब बहुत दोनों में ना एक हंसी मजाक और बहुत एक क्यूट सा बॉन्ड था, बट यहाँ पे शायद वो थोड़ा प्रॉपर दिखाना चाहते थे, हम बड़े हो गए हैं। हम बड़े हो गए हैं। समर तो बहुत ही प्रॉपर, समर ऐसे बैठ के आराम से। समर ने कहा मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहूंगा, समर तो बहुत ही ठहरा। समर ने कहा ये बोलते रहे बच्चे, समर ने उनको और छोटा कर दिया, ये बोलते रहे, मैं तो हालांकि रिहाम बच्ची रिहाम पता बड़ी है, इंतजार एज, बट माय एज। हां तो कहीं ना कहीं सारी बातें, वैसे बहुत मजे का शो था। निदा बेचारी बहुत घबरा भी नहीं थी बीच बीच में जेन जी के साथ। अब्बू की एज क्या है?
मुझे नहीं पता, बट निता बीच बीच में ना जेंजी को थोड़ा कहती कि मैं भी जरा जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे कैसे हैं। बीच में ना एक जॉब वगैरह को लेकर भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था सब बच्चों को लगता है कि हम खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। सारे जेंजीज तो बिजनेस नहीं कर सकते ना, बट ऐसे नहीं होता है, आपको भी लोगों की बात सुननी पड़ती है। आजकल के बच्चे बहुत करते हैं, हमारे ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ जा रहा है। तुम लोगों को अगर जरा सा कुछ कहें तो तुम लोग नौकरी छोड़ के भी चले जाते हो। ये बात इस चीज के खिलाफ जा रही है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग। आई थिंक जेंजी को भी, खैर मैं खुद भी जेंजी हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में होना चाहिए, लाइक बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए। और अब्बुल हयात की एज है। मोमेंट एज अभी नहीं आएगी गूगल पे। नहीं, मैं ये कहना चाहता जैसे जैसे है ना, हैं नहीं रिहान में नॉट माय एज, रिहान मुझसे बहुत बड़ी है। गलत है कि दुश्मन लिख दी 35 डाल दी एज। नहीं मुझे पता रिहान बड़ी थी, हाँ, मतलब कि तो मैं था माय एज, बट ये तो आई थॉट लाइक वो 30 के पास कहीं होंगी। हां बड़ी तो यमुना जितनी होगी। हां शायद से बड़ी मान, पता नहीं। नहीं यमुना मैंने एज देखी। मेरा पॉइंट ये था कि बाकी तो बच्चे हैं ना, कि रिहान बच्ची नहीं, वो बड़ी हैं सब में से। मैं ये क्या मैं पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहता कि आयना इज 15, समर इज 22, शी इज 30 प्लस एज पर विकिपीडिया, 35 टू बी प्रिसाइज। और अब्बुल की एज मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वो भी 20s में ही कुछ हैं। वो आयना से मुझे बड़े, वो सॉरी समर से मुझे बड़े लगते हैं। आई थिंक वो 25 टाइप के होंगे। हां प्रोबेबली। खैर आई थिंक हमने इस बहुत डाइवर्स एज ग्रुप था ये, बट अच्छी बात है कि सारे, बट जेंजी पता नहीं क्यों निदा सब कुछ जेंजी डाला हुआ था। बट निदा बहुत, मुझे निदा का स्टाइल भी मुझे डिफरेंट लगा शो करने का। निदा थोड़ा डिफरेंट तरीके से करती कि लाइक मुझे नहीं ज्यादा पता, तुम लोगों को पता है। निदा उनको बहुत वो दे रही थी, तो पता नहीं ना भाई, सीख रही हूं आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों की वर्डिंग्स और वो सारी चीजें। मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक आगे बढ़े फिर। हां आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शो की जहां पे कुछ बातें हुई, और बात हुई यमुना जैदी को लेके। जी हाँ, बात करें हम, एक इंटरव्यू हुआ ऑनलाइन जहाँ पे राबिया रज़ाक जो राइटर हैं कर्ज़े जान की, उन्होंने कुछ बातें बोली, और एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बात हुई बेसिकली कास्टिंग को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक राइटर एक ड्रामा लिखता है तो उनके दिमाग में एक्टर्स होते हैं कि इस फिल्म में इसको देखता हूँ, उसमें इसको देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने इस नशवा के किरदार में, मेरे दिमाग में यमुना नहीं थी, कि यमुना उस एज ब्रैकेट में नहीं थी। यमुना थोड़ी एज ब्रैकेट उसका इस तरह से ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद फिर डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि भाई आप मुझ पर छोड़ दें, हम ड्रामा जब बनाएंगे आप फुली कन्विंस्ड होंगी। उसने कहा ये आप मुझ पे छोड़ दें। और बल्कि जब 1-2 एपिसोड्स लगी वो बहुत खुश हुई, उन्होंने कहा कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। और वाकई में जब वो पहला दूसरा एपिसोड में कितना प्यारा बच्चा, मतलब उस पे प्यार ही आया। यमुना के अलावा कोई और रोल कर ही नहीं सकता था। पहले उनके माइंड में सज्जल थी, कोई और कर ही नहीं सकता था कोई और। वाकई में शायद मेरे जहन में कहीं सज्जल आती थी, बट आफ्टर द ड्रामा केम आउट बड़ी खुश थी। उन्होंने कहा यमुना ने भी बिल्कुल मेरे रोल को निभाया। यमुना की जो खूबसूरती है कि वो जो है वो वही दिखती है। जैसे वो चाहती थी कि मेकअप वगैरह बहुत ज्यादा ना किया, और तो यमुना भी कहती है बड़ी चिल होती है, वो लुक्स पे इतना फोकस नहीं करती, वो अपनी एक्टिंग पे फोकस करती हैं। उसे ये परवाह नहीं होती मेरी लिपस्टिक लगी हुई है नहीं लगी हुई है, मेरे आईब्रोज बने हुए नहीं बने। तो बहुत अच्छे तरीके से सब आ गया। और जो मेन बात यहाँ पे चल रही, जो कमेंट्स में लोग बड़े अपसेट हो रहे हैं, वो ये कि भाई यमुना को एज शेम किया गया, और ये कहा गया कि भाई वो रोल के लिए वो एज ब्रैकेट 50 बैठती। फर्स्ट आई थिंक हर राइटर का पूरा हक होता है कि वो अपने दिमाग में, जब वो एक ड्रामा लिख होते हैं, उनके दिमाग में ऑप्शन होते हैं कि वो हम इसको देखते हैं, और यहाँ पे कोई सही गलत नहीं होता। हर किसी का अपना नजरिया होता है, किसी को किसी किताब में कोई फिट बैठता लगता है, कोई फिट बैठता देखता है। और आई थिंक ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो रबिया रज़ाक ने कहीं ना कहीं एक डिस्कशन एक फिर से स्टार्ट किया है कि एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात है जहाँ पे एक इंसान एक रोल में फिट बैठ जाता है, he looks the part, वहां पे thumbs up। जैसे यमुना looks the part। वैसे यमुना is not 21, 22 जो किरदार की एज थी, बट यमुना वो लगती हैं, she passes off as the young cute सी। अगर हम ऐसे जाएंगे तो सारी एक्ट्रेस, अब सज्जल भी she's 31, यमुना is 35, तो फिर तो कोई भी नहीं बनेगा उस एज में। वो तो मतलब हानिया भी ऊपर चली गई है एज से, तो वो तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट एज वाला वो कोई भी नहीं मिलेगा। एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग का जो मेन मसला आता है वो ये आता है कि जब लोग बिल्कुल ही अपनी एज के बरअक्स रोल निभाते हैं, somebody who doesn't look the part at all, वो फिर लगता है भी ये क्या हो रहा है। स्कूल का बना दे, वो साफ लग रहा होगा स्कूल की नहीं है, तो यहाँ पर उनकी वो क्यूट, वो इनोसेंसी है उनकी शक्ल पे, तो यमुना लुक्ड वेरी नाइस इन द रोल। तो मुझे खुद माना राइटर ने कि आफ्टर यू नो द फर्स्ट एपिसोड उन्हें लगा हाँ बड़ा अच्छा रोल निभाया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये भी हुई कि जो होस्ट ने कहा कि सज्जल का जब नाम आया ना, तो उन्होंने कहा कि सज्जल का नाम दिमाग में था, तो होस्ट ने कहा सज्जल तो बहुत खूबसूरत है इस रोल के लिए। सज्जल बहुत खूबसूरत है इस रोल के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने ड्रामा नहीं देखा, बट आई एम अज्यूमिंग कि जो किरदार है वो दिखा कि बहुत एक आम सी मामूल शक्ल की लड़की है, तो मुझे समझ लगी बात है सज्जल बहुत खूबसूरत है। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है। हाँ, कि मुझे तो दोनों सज्जल दोनों बहुत प्यारे हैं, बट अभी ये बात भी कहना कि कोई किसी रोल के लिए प्यारा है और वो नहीं है, वो वाले एंगल में भी गलत है। और वो जिनके राइटर बार बार बता चुकी थी कि मेरा रोल है एक आम घरेलू लड़की का, तो कहना चलो घरेलू लड़की प्यारी नहीं होती, ये वाले एंगल में भी गलत है यहाँ पे। लेकिन पता एक बात ये भी है कि हमारे ड्रामे में अक्सर, अम्मा टीवी में अक्सर बात हम लोग कर रहे होते हैं कि अक्सर कहानी में लिखा होता है बहुत ही
मामूली शक्ल की या खूबसूरत शक्ल की, तो वो कास्टिंग उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। बहुत दफा ऐसा होता है कि एक किरदार उन्होंने कास्ट किया होगा, खूबसूरती का मुजस्मा, अच्छा ये पता नहीं डायलॉग्स बहुत क्यों आते हैं, खूबसूरती खत्म मुझ पे वगैरह, और वो सामने आप देखते हो जबकि एक इंसान को दिखाया कि ये बहुत मामूली शक्ल की है और वो हीरोइन होती है आपकी, तो वो आप लगता है कि कास्टिंग बहुत ऑफ हुई है। ये वाली बात भी होती है, बट यहाँ पे मुझे नहीं समझ लगा कि सज्जल बहुत खूबसूरत है, युमना ये पता नहीं, अजीब सी बात हो गई। दोनों प्यारे हैं, तो ये वाला कंपैरिजन वाज वेरी ऑफ। खैर एज की बात कर रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट रोल्स की बात करें, भी फैसल कुरैशी वाले की बहुत ज़्यादा बात चल रही है। राजा रानी में उनका जो रोल है, वहाँ साथ हिना अफरीदी उनकी कोस्टर है, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है कि भाई आपने क्या रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स को मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहूँगा कि फैसल कुरैशी की जो आप पास देखें ना, फिल्मोग्राफी देखें, उनके जो भी उन्होंने ड्रामे किए हैं, उनका ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट दैट ही इज डन, वहां पे अगर लड़की छोटी है तो कहानी में प्लॉट का हिस्सा होता है। मुझे नहीं याद पड़ता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि फैसल का ऐसा कोई रोल था जहां पे वो दिखाया कि भाई लड़की है कोई बिल्कुल नटखट सी 24-25 साल की, और वो साथ लड़के बने 27 साल के, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता। जिधर मुझे दिमाग में आ रहा है हमेशा कि वो आदमी दिखाया है, शादी जबरदस्ती होगी, मजबूरी होगी, कुछ ऐसा कुछ प्लॉट हमेशा रहा है। लास्ट में दिया वाला था ना ड्रामा, उसमें भी ऐसा प्लॉट था। अब जो राजा रानी का जो प्लॉट है, अब इसमें कहानी कुछ यूं है कि एक लड़का है, अब उस लड़की की एज हमें नहीं पता। अब यहाँ पे एक सवाल है कि एज को लेके अपनी आप अजम्पशन बना सकते हैं। हमारे घर में भी लड़ाई चल रही थी, मेरी अम्मा की लड़ाई चलती है, अम्मा कहती है उसकी एज में कितनी मैच्योर है, उसकी जो बियर्ड वगैरह थी बिफोर मुझे लग रहा है वो जो किरदार की एज, मेरा नजरिया वो अपने 30s में है। हाँ, मुझे भी क्लोज टू 40। हाँ, मेरे माइंड में 41 भी हो सकता है। वो तो एक्टर्स छोटे दिखाते हैं, चलो 35 का भी दिखाया होगा, 30 का भी दिखाया होगा, और बड़ा ही है मतलब कि एज। तो मतलब फैसल की जो एज है, अब ऑब्वियसली फैसल इज 50, तो जो किरदार है वो कोई 25 साल का लड़का बच्चा नहीं है। वो दिखाया है कि एक आदमी है, शादी हो चुकी है, बिजनेस संभाल रहा है, सब कुछ तो ये ठीक है, अरे ये चलता है। मसला ये हो रहा है कि वो ड्रामे के अंदर जो किरदार है उसको दिखाया है कि वो मेंटली ही इज लाइक कि वो 8 साल का बच्चा है। 8 साल का बच्चा, वहां पर जाके जब वो फिर बेड वगैरह खत्म किया ना, वो लोग और फिर 8 साल का बच्चे वाले रोल में हिना अफरीदी को रोमांस करें, वहां पे लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो अभी तक समझ नहीं लग रहा। खैर उनको पूछा भी इस बारे में, तो उन्होंने कहा मैं तो भाई स्टार्ट से ही कह रहा हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था तब हिना पैदा हुई होंगी। मैंने क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तब ये पैदा भी नहीं हुई थी। तो मैं तो मान रहा हूँ इस चीज को कि एज का गैप है, बट हमें भी पता है इस पूरी चीज का। और उन्होंने ये बोला है कि भाई एज डिफरेंस की जो बात है ड्रामे में इसका जिक्र आएगा। एज डिफरेंस दिखाया है दोनों के बीच में, वो डिस्कस भी हुआ ड्रामे में। एंड नोइंग फैसल्स हिस्ट्री, मुझे पक्का पता है ऐसा कुछ बात होगी कि आगे जाके बेशक उनका यूं सही हो जाता सब कुछ, तो कहेंगे बाकी उनके बुक ये वो लड़की बहुत छोटी है, तो क्या करो, तो कहेंगे नहीं मुझे प्यार हो गया, जो कि ऐसा कुछ भी कहते थे। जिस भी सिचुएशन में आएगा आप लोग बल्कि खुद ही कहोगे कि ऐसी पता नहीं क्या समझे बैठे सी। वो जब सिचुएशन में वो गाना आएगा तो लोग कहेंगे ओ अच्छा ऐसी पता नहीं की समझते रहे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई होगा। और वहां पे जो होस्ट है ना, वो बहुत ही पता नहीं तीलियां लगा रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा कहते थे बार-बार पब्लिसिटी मिल रही है अच्छी बुरी जैसी भी। हाँ पागलपन से हिट हो जाती है चीज कभी कभार ना, पागलपन करना पड़ता है। तो फैसल कहते हैं हमें भी पता है पब्लिसिटी अच्छी बुरी का होता है, ये हमने कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं किया। अमीन इकबाल या बाबर जावेद पागल तो है नहीं। अमीर इकबाल बहुत स्मार्ट है, अगर वो चाहते तो आप लोगों के दिमाग के साथ खेल सकते थे। आप लोगों को यू नो लाइक कहाँ घुमाना है कहाँ नहीं घुमाना है, ये आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। बट वो ये वाले पॉइंट पे खेल नहीं रहे, ये रोल की जरूरत थी। उन्होंने बहरूपिया की बात भी की, जो डील पे आना, उन्होंने वहां पे भी कहा कि स्क्रिप्ट मुझे आया, मैंने कहा इट्स नॉट माय एज, आप इसको ले जाएं। बहरूपिया जब मेरे पास पहले आया, मेरी एज ग्रुप का नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने वापस कर दिया। उन्होंने स्क्रिप्ट को थोड़ा वर्क अराउंड कर दिया और फिर कहानी चेंज की, और फिर मैंने कहा अब मैं कर सकता हूँ। 3 महीने बाद शेख साहब वापस आ गए, जिसको मैंने रीराइट करवाया है। और ये बात मैंने पता है उसके रिव्यू में बोली थी, डायन के रिव्यू में, अगर वो छोटा सा स्क्रिप्ट में चेंज कर लेते कि मैं भी शायद को एक टीचर बना देते, वो ट्यूशन पढ़ाती होती उन बच्चों को, तो एक एज का एक सवाल रह जाता कि वो 28 साल की बेशक है, तो जो आप नटखट सी लड़की बनाते ना बिल्कुल थी, फिर वो मसला आता है। आई थिंक फैसल के इस ड्रामे में कुछ कहानी में आगे जाके बात खुल जाएगी कि उनकी एज एग्जैक्टली क्या थी। और फैसल से बहुत मुश्किल हुआ है एकदम ही, दोनों ड्रामे जो हैं बहुत सिमिलर भी हैं, उसमें भी बीच में बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बच्चे वगैरह, तो फिर कहीं ना कहीं लग रहा है इतना कुछ कर पाएंगे। राजा रानी का म्यूजिक तो मजे का है, मैंने तबाह कर दिया 100 का म्यूजिक में चला के। मुझे नहीं पता, मैं खुद गलत कर रही हूँ, वो मेरे में एकदम माइंड में डाला है। तो बहुत मजे का म्यूजिक है भाई, और ड्रामे का स्टार्ट जो है इंटरेस्टिंग हुआ है। लेट्स से ड्रामा कहां जाता है, मैं भी इसको देख रहा हूं। बहरूपिया के लिए भी मैं एक्साइटेड हूं, उसमें बहुत सा कुछ हो रहा है, तो देखेंगे। मैं बहुत सैड कि दोनों ड्रामे इकट्ठे आ गए, अब कुछ इकट्ठे ना आते हैं, वरना फैसल को बहुत ज्यादा और उन पे वाहवाही होनी थी कि ये वाले रोल ऐसे ऐसे है। तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई एक और इंटरव्यू की। जी हां, कोमल मीर का आया इंटरव्यू, जहां उन्होंने बात की
वो जो एक टॉपिक, एक सवाल सबकी जुबान पे था कि क्या कोमल मी डिड शी गो अंडर द नाइफ। अच्छा वो मैंने हमेशा बस के नीचे से डालता होता ना, मैंने तो बस के नीचे क्यों दे रहे। क्या उन्होंने अपनी कोई सर्जरी की है और कोमल ने अल्लाह की कसम खा ली, उन्होंने कसम से कुछ नहीं किया। मैंने नहीं करवाया भाई, खुदा की कसम। कोमल ने बस कहा भी मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए 6 kgs किए थे वेट गेन। आई थिंक मैंने लिटरली सिर्फ 6 kgs गेन किया है। आई डिड इट फॉर अ प्रोजेक्ट। और उसमें ये हो गया कि मेरा सारा वेट मेरे मुंह पे आ गया। जैसे होता है अक्सर। चीक्स कैसे आ गए? तो ये नजर आ रहा है, ये नहीं नजर आ रही कि ये भी निकल रही है। होता है हाँ। पूरा वेट आपको 6 kg से मुंह की चीज पे आता है। नहीं मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब वेट लूज करता हूँ ना तो अक्सर लोग कहते हैं हमारा मुंह से वेट नहीं जाता। तो मेरा मुंह से वेट पहले जाता है। अच्छा, मुझे लगता है मेरा आता ही ज्यादा मुंह पे है, मतलब मेरे इधर पेट पे आता है और मुंह पे आता है। और बाकी अगर आप मेरा स्ट्रक्चर देखें ना, नॉर्मली खड़ा हुआ, मेरी टांगे शांगे शोल्डर्स वगैरह, तो मैं मोटा मोटा नहीं लगता। मेरा मुंह और मेरा पेट थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट इतना नहीं होता मूवमेंट कि आप सारा एग्जैक्ट आपका सिर्फ मुंह पे ही आए और सिर्फ चीक्स के पास ही लगे। 6 kg वेट है, कौन सा 60 kg वेट गेन किया। अच्छा मुझे मैं थोड़ी कोमल, अब उन्होंने कहा है जैसे मूवमेंट कहते हैं, जब कोई कहते तो मानना पड़ता है, मैं नहीं मानती। ठीक है, मुझे जहाँ पर लगता है कि बहुत से लोग झूठ भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता कोमल ने करवाया कि नहीं कराया, बट मेरे माइंड में कोमल अपने प्रोजेक्ट के बीच में ये मेरे दिमाग में यही बात, पूरी जिंदगी वो अंडरवेट रही हैं, सब उन्होंने स्किनी शेम किया, खुद भी बता रही है। When I was skinny, people skinny shamed me. अब मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है तो अहमद अली भट्ट ने सबने किया। आपने भी लंदन में मुझे यही बोला था कि कुछ खाती पीती नहीं हो। फाइन, उनको मोटिवेशन मिली एक किसी प्रोजेक्ट के लिए। वेट गेन तो वैसे ही करना था, बट यस द प्रोजेक्ट वो एक बहाना बना कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और मिली। मैं 6 kgs कर लेती हूँ और 1 महीने में कर भी लेती। मैंने आई थिंक जल्दी किया है तो पीपल आर जस्ट शॉक्ड। दे गिव मी लाइक 1.5 months। जो पतले होते हैं, आप वेट गेन करना इतना मुश्किल है, जिम में जाके आप मर जाते हो। मोटे का पतला होना एक अलग इशू होता है, पतले का गेन करना भी एक अलग इशू चल रहा होता है। सर हाँ सॉरी मैं सही पहली बात मैंने बोली थी कि मुझे ये बात मैं कहना चाहता कि ऐसा भी होता है। डू वी अग्री कि वो जो कोमल बात कह रही है वो सही कह रही है, वो उस पर एक सवाल है। क्योंकि मेरा भी यही सवाल दिमाग में आया था कि इतना एक प्रोजेक्ट आपने वेट गेन किया कि आपकी पूरा एक जो करियर है, आपकी एक इमेज रही है, आपकी जिस लोगों ने देखा आपको, आपने एक ड्रामे के लिए वो कर लिया, ठीक है, आपको सिर्फ बहुत कमाल का लगा, बट आपका एक और ड्रामा भी ऑन एयर चल रहा है, उसके बीच में आपने इतना ड्रास्टिक आपने इतना एक चेंज किया। ड्रामा देखें जो मेरा ऑन एयर ड्रामा है अभी, उसमें बिकॉज मैंने बीच में गेन कर लिया था। एंड वेट गेन करना मानने का इतना वो इस तरह जो लोग बहुत होते हैं ना अंडरवेट, कुछ लड़कियां होती है बहुत पतली, वो पतली रहती हैं, जो मर्जी खाती हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने अपनी वजह भी बताई, मैं बस खाने लगी तो फौरन वेट गेन हो गया। पागलों की तरह खाना शुरू नहीं होता वेट गेन खाने से। But then you know maybe ईमान कोमल ने अपने आप को बहुत शुरू से पतला रखा हो काम के हवाले से, और शायद उनका भी जब वो खाना खाती वो होगी, उन्होंने वेट गेन कर लिया। पेट तो नहीं मोटा हुआ सिर्फ हाँ नहीं हुआ, लेकिन मतलब पेट का देखा उनका नजर आता है, पिक्चर्स में अंधी हूँ मैं, उनका बाकी सब कुछ सही है, उनके सिर्फ चीक्स It's only 6 kgs सारे मुंह पे 3 kg दिए। मुझे कहीं ना कि आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, ये कोई प्रॉपर बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है चीक फिलर या कुछ इस तरह कराया, कुछ चीक्स बहुत ज्यादा है। लेकिन हालांकि सर्जरी लड़कियां बहुत जोर शोर से करा रही हैं, बात तो बिल्कुल वो भी ये, बल्कि कोमल ने भी बीच में कहा कि हाउसवाइफ्स आके जो करवा रही है ना वहाँ पे, आप ऐसे होते हैं। और ये एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में भी सारे डिस्कशन हो रहे होते हैं, हम ये करवाने लगे हैं, फेशियल करते सब लोग करवाते ही थे। पर्सन ऑन माय इंस्टाग्राम वो अपनी लिप फिलर्स कराए, अपनी पोस्ट आई उन्होंने। आम लोग फिलर्स करवा रहे हैं, मैं सोच रही हूं लाइन पड़ गई, बोटॉक्स करवा लेते हैं, मैं सोच रही हूं ये हो रहा है, इतना कुछ कर रहे हैं, और मुझे अब डिप्रेशन होने लगे। मैं जब भी किसी डिस्कशन में बैठती हूं, एक चीज मैं कुछ भी नहीं बदलूंगी, मैं फेशियल तक नहीं करवाती, ये मैं कोई फ्लॉन्ट नहीं करी, अच्छी बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखना चाहिए, पर मुझे होता है बिल्कुल भी इस तरह की चीजों में पड़ जाओगे ना आप, बस पड़ ही जाओगे। अच्छा मेरे मोमेंट कहते हैं कभी ये मार्क्स में सोचो हटाऊं, ये करूं वो करूं, फिर मोमेंट पड़ ही जाओगे। मुझे मार्क्स का थोड़ा है इशू, अब तो नहीं दिख रही आपको तो खास नहीं इतना for obvious reasons बहुत से होते हैं। देखो एक्नी के मार्क्स होते हैं, पीआरपी हाँ मैं करवाऊंगी बालों को लेके, वो मेरी थिनिंग है, वो एक्चुअल वजह कि बाल मतलब कि आगे जाके बिल्कुल खत्म ना हो उसलिए, बट वरना इस तरह की नहीं कि ओ मेरी नाक को ऐसा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ इसको ये करा लूँ, और मैं सोच रही हूँ मेरी यहाँ पे लाइन आ रही है, जिंदगी में एज करना है आपने, एज होना है आपने, तो वो मुझे आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा चीज बात है, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि बहुत इवन हानिया भी नहीं मानती, हानिया इतना कुछ कराया, हानिया कह रही होती है ऐसे फ्लॉन्ट की नेचुरल कोई नहीं, ये अच्छी ना राखी ने कहा था, सब कुछ खुल के भगवान नहीं देता, वो डॉक्टर देता है, जो भगवान नहीं देगा वो डॉक्टर देता है। ये तो ज्यादा कि डॉक्टर के पास चली गई थी, तभी नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शादी की। जी हाँ, ईमान का बाजा निकल चुका है, शादी है किसकी? हसन रहीम की।
और बहुत सी लड़कियों के दिल गए हैं टूट, वो सब कह रही हैं। नहीं मेरा नहीं टूटा, बहुत सी लड़कियां कह रही हैं हाय हसन प्लीज कह दो किसी गाने का शूट है, हम नहीं देख सकते। नो, हालांकि ये खबर हमने आपको दे दी थी कुछ हफ्ते पहले, और आप सब तो जानते हैं कि गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं। और आपको तो पता है कि गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं। हमने एक ब्लाइंड आइटम किया था which was our most non blind आइटम। हमने आपको बल्कि ये भी कह दिया था कि पीछे हट भी हमने कह दिया था कि शादी होने वाली है। एक और ब्लाइंड आइटम आपके लेकर आए हैं। सिंगर, यंग सिंगर who is not an actor and he is famous। अब आपको फौरन गेस कर लेना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इनकी, और आपने नहीं गेस किया मेरा पीछे हट जाए। और अच्छा, हम तक खबर ये पहुंची थी कि हसन की अपनी कजिन से शादी करने वाले हैं, फैमिली में है। अब उनकी जो फोटो आई है इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने अपलोड किया है, जो आपको फिर से बता रहा हूं मैं जैन हमारे एडिटर को कि इस्तेमाल नहीं करनी, कि हसन ने भी लिखा है नीचे कि भाई यू कैन नॉट रीपोस्ट आवर कंटेंट, इट्स द अहमद अली अकबर इफेक्ट। क्या मान अहमद में पिक्चर डाल सकते भी, अहमद अली अकबर इफेक्ट में भी नहीं हम बता सकते कि नॉर्मल फोटो डाल सकती है ना, मुझे ये शादी के बाद वाली डाल सकती है अहमद अली अकबर की, नॉर्मल उनकी। हाँ पता नहीं, बाहर ईद पर आई नहीं थी कोई फोटो उनकी, माहम की केली लग सकती हैं, मुझे नहीं पता क्या लग सकता है, बट इन्होंने भी बहुत, मुझे अजीब सा ट्रेंड शुरू हो गया है। आप ठीक है, आप खुद पिक्चर लगा रहे थे तो मतलब कि अहमद का भी मुझे नहीं समझ लगा था, पूरा स्लाइडर लगा के 20-20 पिक्चर्स का कि आपने आगे हसन ने सिर्फ एक फोटो लगाई है इंस्टाग्राम पे, वो भी हसन ने कहा आई एम कीपिंग इट लो की, लो रेजोल्यूशन की पिक्चर ना होगी एचडी में, मैं बहुत कूल हूं, मैं चिलैक्स मोड में हूं। वो एस्थेटिक एक जरा वाइब होती है, एस्थेटिक वाइब मुझे पता है आजकल के बच्चों की, फोन लाने से करके और फोन ऐसे से हिला हुआ आएगा, लाइट पे से कुछ आएगी, ये एस्थेटिक वाली नीति। तो हसन ने अपनी शादी अनाउंस कर दी है, अपनी बीवी भी दिखा भी दी बट नहीं भी दिखाई, साइड पोज है। और भाई जब फोटो इंस्टाग्राम पे लोगों ने अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस पकड़े और पता लगाने की कोशिश की भाई कौन है ये, और अक्सा नूर एक मॉडल है, उनका नाम सामने आ रहा है। अक्सा ने इस पोस्ट को शेयर किया अपनी स्टोरी पे, और साथ ही उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। पता नहीं विदिन अ मिनट, मुझे समझ नहीं लग रहा है छुपाते क्यों है, बाद में अपना मजाक बनाते हैं। और साइड पोस्ट से लोग साइड पोस्ट भी कंपेयर कर रहे हैं, अक्सा नूर ही है। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ उमर शहजाद's वेडिंग, शुरू में उन्होंने भी शक्ल छुपाई थी, पता नहीं क्या हुआ था, शक्ल छुपाई, फिर लोगों ने कहा वो है मिशेल, और लोगों ने हाथ जोड़ लिए, पता नहीं ये क्यों करते हैं, पता नहीं बस मचाने के लिए क्या। हसन तो कितने लोग ही हैं, लोग की उनको स्टैक करते हैं। सारा पता है मसला क्या होता है, मुझे बुरा लगता है लड़कियों के लिए। अब वहाँ भी मुझे लगता है अहमद वो फुल मस्तियां करना चाहती थी, अहमद ने अपने साइंस की गलत इजाद बनते वहाँ सारे साइंस की गलत इजाद इज अ टर्म दैट वी यूज, जहाँ पे इफ समबडी इज वेरी प्रॉपर, फिर पता नहीं अपनी दुनिया में घूम रहे होते हैं। अब वो अपनी दुनिया में घूमते घूमते वहाँ फुल एंजॉय करती कि मैं अहमद की बीवी हूँ, पोस्ट वगैरह कुछ कोलैबोरेशन करती, इन्फ्लुएंसर टाइप थी, उनको सारे रिश्ते काट दिया। हर कोई माहम की तस्वीर नहीं लगाता, अब ना माहम को उस तरह से बना, हर कोई माहम को भी जानता नहीं लगती, लग नहीं सकती, जबकि हमारे बहुत से लोग लग रहे होते हैं, सेलिब्रिटी वाइब्स वगैरह लग रही होती हैं, तो मतलब कि ये भी लग सकती थी, तो वो उन्होंने वही रास्ते काट दिए। और एक अजीब सी बिटरनेस भी होती है, लगता है कि अच्छे पोस्ट लगानी नहीं, उन्होंने हमें मना किया था, हम क्यों लगाएं, तो बिना पूरी जिंदगी के लिए अपनी वो थोड़ी बोर्ड भी थोड़ी जला दी हुई है। तो अब हसन का अगेन उन्होंने खुद अनाउंस नहीं किया, बट लोगों ने डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं। अक्सा पहले फॉलो भी करी थी, अपैरेंटली उन्होंने इसको अनफॉलो किया हसन के अकाउंट को, तो उससे भी लिंक बन गया और शक्ल भी मिल रही है, एंड वो भी आई थिंक पश्तून ही है, पठान है, तो वो कजिन भी हो सकते हैं। हालांकि मेरे दिमाग में हमेशा देता कि हसन की फैमिली की कजन वगैरह है कोई बहुत लोग की सी, ये तो मॉडल है, चीजें कितने इंडस्ट्री इज वर्किंग, मुझे लगा फिर प्राइवेट होंगी, मुझे भी लगा था अकाउंट प्राइवेट होगा इसलिए नहीं करना चाह रहे, बट अगेन अभी एक स्पेकुलेशन है कि शी माइट नॉट बी अक्सा नूर, ये शायद एक सवाल ही हो, क्योंकि उमर शहजाद का भी सबको लगा था मिशेल मुमताज है, और बाद में चला मिशेल मुमताज नहीं है। और मजे की बात होती है इनकी अपनी टीम को भी पता नहीं होता, उमर के टाइम पे मुझे याद है जब बात थी ना, तो मतलब बहुत ही जरा वो लॉस से होते हैं, या पता नहीं उनका वो आइडिया होता है उस टाइम करने का कि हमें वो खैर आगे बढ़े। भाई इसी नोट पे शो के एंड की तरफ बढ़ते हैं और हमारे आखिरी 2 पॉइंट्स हम बात करने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के बारे में। और मुझे ऐसी वाइब आ रही है खुद ही बोलते बोलते, जो लोगों को भी लगेगा कि ये एक पेड पोस्ट है, ये पेड पॉइंट है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा काम जहाँ पे हो रहा है हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज 2 बातें हैं, दोनों का लिंक है हमारी इंडस्ट्री के साथ। हम लोग बात करते हैं फिल्म टीवी की और दूसरा बार थिएटर की बात भी होगी, तो हमने इसको शो में शामिल करना समझा कि भाई अगर अच्छा कुछ काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, काम अच्छा क्योंकि हमेशा इस तरह की बहुत दफा आती होती है। तो भाई 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि बेसिकली भाई मरीम नवाज ने अनाउंस किया कि वो बनाने जा रही हैं एक पंजाब में फर्स्ट फिल्म सिटी, जिसको लेकर मैं हूँ बहुत खुश
प्रॉपर एक बनेगा जी, एक फिल्म सिटी स्टैब्लिश की जाएगी जहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्म स्टूडियो होगा, पोस्ट प्रोडक्शन लैब होगी एंड पाकिस्तान फर्स्ट डेडिकेटेड फिल्म स्कूल होगा, जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और इसकी प्लानिंग उन्होंने स्टार्ट कर ली है और ये नवाज शरीफ IIT सिटी है ना, वहाँ पे होगा। और उसके अलावा साथ उन्होंने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ द पंजाब फिल्म फंड डिसबर्समेंट कमेटी, जहाँ पे फंड दिए जाएंगे उन फिल्म मेकर्स को ताकि फिल्में बन सकें। और कहीं ना कहीं हमारे जो एक इंडस्ट्री बहुत ज़रा सैड फेज में जा रही है, उनको ज़रा मौका मिले, फंडिंग मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले और फिल्म बनाए। और थर्डली ये भी है भाई कि वो एक रिवाइवल करना चाह रहे हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ का, पॉलिसीज वगैरह बनाई जा रही हैं और कल्चर इवेंट्स को, मेला चरागा वगैरह, इनको वापस जिंदा किया जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा चाहिए। जैसे हम भी वो ओल्ड हॉर्स साइड वाला वो गए थे स्टोर पे, कितने मजे का था। इस तरह की चीजें और होनी चाहिए, इनकी एक्टिविटीज नहीं होती है। अब हम लोग भी जैसे कभी वेट लॉस रिलेटेड होते हैं, क्या करें, खाने के अलावा कुछ है ही नहीं करने को। अच्छा, इस फिल्म फंड को लेकर मेरे दिमाग में एक बात आई है, वैसे इंशाल्लाह इफ ऑल गोज वेल, गवर्नमेंट का सपोर्ट अब आ गया और अगर ये सपोर्ट पहुंच जाए फिल्म मेकर्स तक, प्रॉपर फिल्म बने, तो हमारी इंडस्ट्री वैसे आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। टैलेंट है और लोग बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री जो है कितनी बढ़ चढ़ के सामने आई है, टैलेंट है। इसका अगर फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, नए चेहरे साथ इंट्रोड्यूस हो, डायरेक्टर्स और पैदा हो, एज ए जो हमारे बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, BNE वगैरह से, वो आए फिल्में करें, तो कितनी एक इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो जाए। बिकॉज मुझे लग रहा है इंडिया वाला अब एक उम्मीद जो थी वो मैंने खत्म कर दिया है। पहले मैं कहता था कि बॉलीवुड नीड्स टू कम टू पाकिस्तान, वो तो आई थिंक हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं और वो कहने की अजीब सी बात बन चुकी है, वो तो चैप्टर हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब हम अपने आप को इतना खुद मुख्तार बना लें कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को, हो सकता है इंशाल्लाह हो सकता है, बस ये फंड्स कोई खा ना जाए अपने भर से पेट में, बट वरना ये जरूर। इससे पहले भी कुछ इस तरह की अनाउंस हुई थी, इस तरह की कुछ पॉलिसी वगैरह, तो वो बातें हुई थी, बल्कि सिंध में भी हुआ था कुछ इस तरह का। वो सुना था पैसे कुछ गए भी हैं, पता नहीं वो थोड़ी बात हवा में रहेगी, और कुछ नॉन डिजर्विंग लोग भी थे। आई जस्ट होप कि बहुत इसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि सही लोगों तक पैसे पहुंचे। ये ना हो कि कुछ पुराने लाहौर के फिल्म मेकर्स आ जाए, बूढ़े खग्गे, पुराने खग्गे, अच्छे खग्गे भी हैं, सईद नूर साहब हैं, शराद रफीक साहब हैं, उनके आप कोलैबोरेशन कराएं कि एक नया फिल्म मेकर साथ सईद नूर मिलकर फिल्म बनाए, चूड़ियां 2 बनाएं, विल बी हैप्पी। बट कुछ इस तरह के फिल्म मेकर जो बस सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में एक फिल्म का बना के बस वो ना गंद ना हो, ये मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये मुझे उम्मीद है सेकंड पॉइंट पर से कि सेकंड पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं उज़्मा बुखारी के बारे में। उज़्मा बुखारी साहिबा जो बेसिकली हमारे मिनिस्टर है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, उन्हें भी बेरा अपने जिम्मे लिया कि वो थिएटर को रिवाइव करना चाह रही हैं और थिएटर को साफ करना चाह रही हैं, और मैं हुआ बड़ा खुश। और उनका जज्बा देख के, उनका जिस तरह वो जा रही है, उन्हें थिएटर में छापे मारे, वो कई सारी जो वल्गैरिटी हो रही है उसको मैं खत्म करना चाह रही हूँ। और तालियां, जो सारे इतने गंदे गंदे गाने, पता नहीं क्या कुछ होता है, वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि औरतों के हकूक वगैरह इस तरह की लड़कियों को नहीं आपको सामने पेश करना चाहिए, इज्जत की बात। उस खुशी की बात यह है कि ईमान, जिस तरह भी हमने बात की फिल्म इंडस्ट्री को लेके कि अगर फिल्में बन जाए तो कितना एक अच्छा हमारे एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया। सिमिलरली थिएटर भी बड़ा एक अच्छा जरिया है एंटरटेनमेंट का। अम्मा वगैरह बताते हैं बातें अपनी जवानी की, कई सारी फसीम अब्बास और सबा हमीद जी, बुशरा अंसारी भी थिएटर कर चुके, बहुत लोग, और सुहेल अहमद साहब, रैम्बो साहिबा, बहुत लोग थिएटर करते थे और ये लोग जाकर फैमिली जाके देखती थी, एंजॉय करते थे। तो अगर हम थिएटर को वापस हम उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे अच्छी स्क्रिप्ट, मयारी काम हो, अच्छा काम हो, डांस वगैरह भी हो, लेकिन ये जो गंदा डांस है ये ना हो। तो बहुत ही अजीब से डांसेस हो रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग आप सबसे हमने बात की, हम लोग एक शो देखने गए थे 2-3 साल हो उसको भी, निर्मा का शो था जो, तो हमने इतना एंजॉय किया था कि लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत मजे का था, सामने आपके कर रहे हैं, और थैंकफुली वो बड़ा वो साफ शो था। मुझे तो ये लगता है वो फैमिली, हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप थे, अम्मा, मैं, ईमान और भी लोग थे, उन्होंने देखा एक सामने एक फैमिली का बहुत बड़ा हजूम है और था भी वीकडे था, रश भी नहीं था, तो मुझे लगा शो थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया था, तो कहीं ना कहीं अच्छा था। अब मुझे इनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चीज करना चाह रही है, मुझे इनकी टाइमिंग, जो वहां पर बाकी लोग भी थोड़े खफा थे, कैसे क्या वगैरह सब कहते हैं। So basically अभी एक शो आया है सिटी 52 पे, जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सॉर्ट्स हो रही, जहाँ पे थिएटर के सारे की स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, जहाँ पे ईमान क्या हुआ, कैसे रुपया का मुझे कहीं ना कहीं दुख से लेकर, उन्होंने कहा आपकी बात सही है, सब आपके साथ हैं, सब खुश हैं। आप ही ने भी तो किया कि आप ही ने ईद के दिन, मतलब कि बड़ा दिन जिसमें सारे आपके शोज चल रहे होते हैं, ईद के दिन छापे मारने चली गई। ईद के ड्रामे थे आप ही, हमने क्या किया कि छापा छापा छापा, और वो कहते हैं हमारे 20-20 लाख का नुकसान हुआ है। हर थिएटर को तकरीबन 20-20 लाख रुपए उसमें नुकसान हुआ। मतलब कि अब ये तो उनको भी चाहिए था ना, ईद का दिन चलने देती कि एक चीज जो गंदी चलती आ रही है आगे रोकें, मतलब कि अगला हफ्ता जो अगला शो लगना था वो ना करने दें। अभी जो चल रहा था, बेचारी लैला भी फुल तैयार हुई कहती
मेरा गाना सुनाई इनको, मेरा गाना नहीं है बुरा। सबसे पहले मेरा गाना सुनाई ना उस्मा जी को। तो वो कहती ये गाना कौन सा है, ये गंदा गाना है, ठक। ये कौन सा गाना है, ये भी घटिया। शो ही कैंसिल कर दिया वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उनकी भी सारी मेहनत वगैरह वो जाया हुई। अब लोग भी अब कह रहे थे कि एक्टर्स या जो भी वहाँ पर थिएटर में होते हैं, जो पूरा सिस्टम खराब हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि अच्छा सिस्टम कोई देख नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उन्हें इस तरह के तमाशबीन आए जो उन्होंने पसंद किया, उन्होंने पैसे कमाने के लिए करना शुरू किया, वरना वो भी साफ काम करना चाहते हैं। पता मजे की बात है, पहले गाने नहीं होते थे। गाने मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब स्टार्ट हुए, बट गाने भी बीच में आना शुरू हुए। पहले गानों के बड़े थिएटर था, मतलब कोई सिचुएशनल गाने हो गए, बट प्रॉपर जो मुजरे वाला कल्चर ये नहीं था। नरगिस दार वाले उस स्लॉट में स्टार्ट हुआ और करते करते अब तो अजीब भी तरफ चली गई बात, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि बहुत अच्छा। एक बड़े मजे की बात लगी बीच में, वहां पे ना थिएटर आर्टिस्ट बैठी थी कोई आफरीन, तो उन्होंने बोला कि मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि पंजाबी गाने हमें करने दे, इंडियन पंजाबी। जो सिखों की मूवी उनके गानों का अगर हमें आप इजाजत दे दें, गाने बहुत हमारे लिमिटेड हो गए हैं, उनका थोड़ा सा रिलीफ दे दें ताकि हमारे पास ऑप्शंस कुछ और बढ़ जाएं। तो उन्होंने 100% का जवाब दिया, मुझे मजा आ गया, दिल खुश हो गया। उन्होंने कहा बेटा आपको मैं गाना सानू नहर वाले पुल पे दूं ना, आप उसके बजाय तो गंदा कर सकती हैं। बेटा बात ये है आप चाहे ना तो आप नहर वाले पुल का भी वो हाल करें कि मतलब क्या आप लोगों को गाने के लिरिक्स से अच्छे बीट से कोई लिंक नहीं होता। आपने जो स्टेज पे डांस करता है आपको मेरे अपने वो स्टेप्स दिखाने होते हैं, आप डांस के नाम पे कुछ और कर रही हैं, जो मर्जी पीछे बैकग्राउंड में चला दो। तो बेटा आप कोई भी गाना आप उसके ऊपर भी अल्लाह का फजल है कम चुक दे। तो गानों की चॉइस पे तो आप लोग ना ही बोले, तो बीच में वो भी सारा और था ना, वो कहते हैं कि हमारा शो जो होता है 11 से 1 होता है क्योंकि दुकानें 10 बजे बंद होती हैं। तो उन्होंने कहा हमें पता है जोन सी भी ऑडियंस को एम करे ना, कौन सी फैमिली 10 बजे निकलती है। कड़ा शरीफ आदमी जानता जी आजकल थिएटर स्पेसिफिक क्लास है जेडी 11 बजे तो बाद निकल रहे हैं। वहां पे थोड़ी सी यहाँ पे आई फील के 2 शो होते भी हैं, जो मैंने थोड़ी रिसर्च की कि वीकेंड्स पे 2 शो होते हैं, तो आई थिंक 2 शो होना ठीक है। एक थोड़ा 8 से 10 वाला, तो फिल्मों के लेट नाइट शो होते हैं ना, वो तो 2-2 बजे शो स्टार्ट होते हैं फिल्मों के, तो लेट नाइट आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू अगर 11 में शो स्टार्ट हो रहा है। मुझे मेन हो रहा है, मुझे नहीं पता इनका किसके साथ हुआ है पाला, थोड़ा किसी स्टेज एक्ट्रेस के साथ बहुत खिलाफ थी, इतनी हड्डियां तोड़ेंगी इनकी, जो बैक मुझे बड़ी कहती है ना कि हमारे पीछे है कोई। ये जो हमारी जो सुपरस्टार्स थी ना, उनको ये गलत फहमी थी यार मेरे पीछे बड़े बड़े लोग हैं जो बैकिंग है, सपोर्ट करती, बड़ी बड़े दोस्तों के साथ मेरी दोस्ती यारी है, तो वो टेलीफोन जाएगा आप पे मिनिस्टर सिद्धि हो जाएगी। ये हड्डियां तोड़ूंगी मैं। अब कहते मैंने बैन लगा देना है, तो वहाँ पे ना सारे जो ऑडियंस में थे नासिर यूनिवर्सिटी अगर सारे लोग ना थोड़ा थोड़ा कह रहे थे कि मतलब कि बैन ना लगाएं। फिर बैन तो कोई हल नहीं है, बैन तो पहले मैं भी बाजी कह रही, बाजी बैन ना आप ही कह रहे थे आप ही ये वैसे जज जाती है, इतने बड़े बड़े पाई भी आप ही इज्जत दे रहे थे ना बहन करके, बहन बहुत इज्जत की वो खूब लड़ती, तो उन्होंने कहा आप ही एक मौका दे दो, बहन ना लो एक मौका दे दो। आप ही कहती ना, जब तक अब वो मेरे पता नहीं पाँव पे आके माफी नहीं मांगती। आप ही बहुत गुस्से थी, पता नहीं किसके खिलाफ थी वो, पता नहीं बहुत खराब थी, कहती कि अब मैं बैन नहीं करूंगी, मैंने बहुत मौके दे दिए, पता नहीं किसा कुछ बुरा भी कहती। हमारे नोटिस आते थे, पंजाब नोटिस आते थे और ये लोग कुछ फील नहीं करते थे। ओ आया सी नोटिस छोड़ो जी केड़ी गल है, ये लोग अपने धड़ल्ले से लगे रहते थे। नोटिस वाला पहले भी आते रहे थे कि वल्गर काम हो रहा है, बट कहीं सिस्टम पूरा खराब था। एंड आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि उज़्मा बुखारी साहिबा, जो मुझे लग रहा है उनकी वीडियोस देख के, उनकी बात सुन के, वो इस पूरी चीज को बिल्कुल साफ करना चाह रही है और चाह रही है कि ये एक नया एक जरिया बने एंटरटेनमेंट का आवाम के लिए, कि वहां पे जाके आपको मयारी काम देखने को मिले और कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट का एक मोड खुले सबके लिए। मुझे पता नहीं, मैं हो सकता है गलत हूँ इस ओपिनियन को लेके, मेरे मुताबिक 2 टाइप के थिएटर्स होने चाहिए। अगर इन केस एक कोई क्लास है जो वो एंजॉय कर रहे होते हैं शो को, तो उनका बिल्कुल एकदम छीन लेना उनसे, तो वो भी पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। तो अच्छे थिएटर्स अच्छी जगह पे चल रहे हो जो फैमिली वाले हों, और फिर बीच में कुछ जो इस तरह के जो नए लोग हैं जो गाना करना चाह रहे हैं, जो चल रहे हैं, चलो ठीक है इनकी भी ऑडियंस है, उनका एक अलग चलता है, ताकि दोनों तरह के। ये कहने की माँ ने एक बहुत बड़ी डिबेट छेड़ दी है, जो डिबेट बहुत सालों चलती आई है दुनिया भर में, जहाँ पे बहुत सी और बातें भी हैं। अच्छा, मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा, ईमान की बात बिल्कुल वैलिड है कि अगर एंटरटेनमेंट एक सर्टेन लोग एंजॉय करें तो उनको भी करने दें। क्योंकि 10 मिनट में दुकान बंद करके खुद ही कह रहे हैं आते हैं 11 बजे वाले शो में, उनकी दुकानें बंद होने के बाद उनके पास तो कोई एंटरटेनमेंट हो ना। फिर इससे भी मतलब बहुत से मसले होते हैं, फिर घर के फ्रस्ट्रेशन में फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस कर बहुत सी कुछ चीज़ें होती हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी मतलब कि उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अब तो बहुत ही वाहियाती गानों में आ गई है, पर थोड़ा सा एक अडल्ट वर्जन भी होना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि ये कह के हम नए लॉज लेकर आएंगे पूरा, और मुझे खुशी कह रहे हैं हम पुराने एक्ट्स को वापस लेकर आएंगे, सुहेल अहमद साहब को वापस देखना कितना मजा आएगा, और रैम्बो सुनने में स्टेज वापस आए, कितना मजा आए सारे। अब कराची में जो हो रहा है मंकी बिजनेस, और इस तरह के बहुत से कमाल के थिएटर हो रहे हैं, और उस टाइम शो लाहौर में हो कि पहले होते रहा ना, बचपन जाते होते थे, एक जॉनी बाबा को शो देखा था मैंने, बहुत बचपन की बात है, वो तलाल अली जान भी करते होते थे, वाले करते होते थे, मजे के होते थे, तो वो होने चाहिए और इस तरह के मजे का होता था। गुड।
खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #feedback corner #what's the 411 YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।